हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त है। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर हमारा उन्नति बैच में कंप्लीट करने वाले हैं। इस लेक्चर को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे और इसमें मैं हर एक चीज का आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें ढंग से रिकॉल हो सके। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन या जिसको हम कैपिटल बजटिंग चैप्टर भी बोलते हैं उसके बारे में समझना। ओके, तो कैपिटल बजटिंग देखो हम लोगों ने बात करी थी, एक बार थोड़ा रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने बात करी थी कि जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करी जाती है उसमें दो काम होते हैं, एक होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, दूसरा होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो ये जो चैप्टर है ना, ये यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के बारे में बात करता है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, जहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर और फिर पढ़ा हमने लेवरेजेस। आज इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर पे बात कर रहे हैं जहां पर हम बात करेंगे कि जब फिक्स एसेट्स के अंदर में पैसा घुसाया जाता है तो क्या वो सही डिसीजन होता है या नहीं होता है। इसी को बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है कि वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा डालना चाहिए ताकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमें ऑप्टिमम तरीके से कर सके। अब ऑब्वियस सी बात है, जितने भी हम ये डिसीजन ले रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल डिसीजन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, चाहे हम डिविडेंड डिसीजन की बात करें, उन सबका एक ही पर्पस है कि हमें फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज करानी है, जिससे अल्टीमेट गोल क्या होगा, हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो पाएगी। यही पर्पस है। ओके, सब पॉइंट क्या है कि हमें ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो फिक्स एसेट्स में लगाने होते हैं तो वो कब कब लगाने होते हैं, उनका क्या क्या पर्पस होता है। कह रहा है एक होता है कि हमारे पास एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, मतलब हमें एक बहुत बड़ा अमाउंट लगाना है, किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगाना है, जैसे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट हो गए या कोई बड़ी मशीनरी बाय करनी हो गई, या हमें कोई भी एक ऐसा डिसीजन लेना, जैसे लैंड बाय करनी होगी जहां पे मुझे पता है कि बहुत मोटा अमाउंट जाने वाला है एक लॉन्ग समय के लिए, वहां पे इन जगह का यूज है। ऐसा नहीं है कि मैं घर के सामान खरीदने के लिए गया या फिर छोटा मोटा मैं शॉपिंग कर रहा हूं डे टू डे वर्क के लिए, वहां पर मैं डिसीजन ले रहा हूं। नहीं, एक मैं बड़े अमाउंट के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि उसका डिसीजन मेरे बिजनेस को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, ऑब्वियसली हमने बोला फिक्स एसेट में डाल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बात कर रहे हैं। ये इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार घुस गया पैसा तो इसका निकालना वापस पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स डिसीजन है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स यहां पर डिपेंडेंट है जिसकी वजह से हमें बहुत ध्यानपूर्वक ये डिसीजन लेना होता है। बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, हम पढ़ेंगे भी सही। इन फाइनेंशियल टर्म्स हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना होता है, इंटरेस्ट कैसे इफेक्ट कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता है, वर्किंग कैपिटल कैसे काम करता है, सैलवेज वैल्यू का क्या रोल आता है, अगर हमारा अलोकेटेड ओवरहेड्स है उसका क्या काम आता है, सunk कॉस्ट क्या होती है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें इन्वेस्टमेंट करते टाइम डिसीजन लेना होगा। बेसिकली हम बोलते हैं कि देखो, जब भी इस चैप्टर भी बोलता है कि जब भी हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है ना, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के थ्रू से थ्योरेटिकली ये अप्रोच होती है, उस प्रोसेस के थ्रू से जाते हुए हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है। क्या है, कह रहे हैं हम कोई भी प्रोजेक्ट की सबसे पहले करते हैं प्लानिंग, फिर इवेल्युएट करते हैं। प्लानिंग के टाइम में हमारे पास में अलग अलग ऑप्शंस आएंगे कि ये कर सकता हूं या ये कर सकता हूं या ये कर सकता हूं या ये कर सकता हूं। उनमें से इवेल्युएट करेंगे, चेक करेंगे कि हर एक प्रोजेक्ट को करने के प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, पूरा का पूरा एक पैरामीटर बनाएंगे। देन सिलेक्ट करेंगे कि विच इज द बेस्ट प्रोजेक्ट, बेस्ट सुटेबल प्रोजेक्ट क्या है हमारे पास। कई बार हो सकता है कि कम इन्वेस्टमेंट वाला ही प्रोजेक्ट बेटर है, वो डिपेंड करेगा कौन सी टेक्निक से आपने चेक किया है। देयर आर डिफरेंट टेक्निक जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे एनपीवी टेक्निक है, पीआई टेक्निक है, आईआरआर टेक्निक है। हम डिफरेंट मेथड्स बोलते हैं और हर एक मेथड से अलग अलग प्रोजेक्ट का क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट करने में। फिर हम देखेंगे कि कौन सी टेक्निक हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली बेस्ट सुटेबल है, फिर उस टेक्निक के अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। ये सारी चीजें इस चैप्टर में सीखते हैं, ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो इसी चैप्टर में सीखते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस के अंदर में जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने का प्रोसेस होता है उसमें ये पर्टिकुलर चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देन हमारा क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन करना होता है। जब हम प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे को वहां पे कैश इनफ्लो स्टार्ट होगा। यहां तक क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस में पैसा लग रहा है, वो कैश आउटफ्लो जा रहा है। जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कैश आउटफ्लो जाना। जब बिजनेस से पैसा आता है तो उसको बोलते हैं कैश इनफ्लो आ रहा है। तो यहां पर अब मेरा इंप्लीमेंट हुआ जब प्रोजेक्ट, तो मेरा कैश इनफ्लो आना शुरू हुआ। फिर अब ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कभी मुझे वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा, कभी मुझे और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कभी मेरा रिटर्न्स ऊपर नीचे जाएंगे तो उनका कंट्रोल रखना होगा, एंड फाइनल रिव्यू करना होगा कि जो मेरा प्रोजेक्ट है जो कुछ सालों तक चलने वाला है, उस प्रोजेक्ट ने क्या मुझे
प्रॉफिट कमा के दिया या नहीं कमा के दिया। अब जो वो प्रॉफिट कमाने की बात कर रहे हैं ना, वो हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने सीए फाउंडेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर पढ़ा था। हमने वहां पे आपको जब एन्युटीज का कॉन्सेप्ट समझाते थे तो ये बताया था कि हम हर एक अमाउंट को एक टाइम पीरियड में कन्वर्ट करते हैं, और जनरली वो क्या होता है, प्रेजेंट का टाइम होता है, मतलब आज के समय में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन जब एक टाइम लाइन में आएगी ना, उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट, उसमें बाकी जितने फैक्टर्स होते हैं जो पैसे की वैल्यू टाइम की वजह से इफेक्ट हो रही है ना, यस, उसको नलीफाई करते हैं। तो यहां पे उस कंसेप्ट का यूज करना है कि हम क्या करेंगे, जो भी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर में कैश आउटफ्लो और इनफ्लोज होंगे ना, उसको हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करके हम क्या करने वाले हैं, अपने पैसे का जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट है उसको हम नलीफाई करते हैं। अब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नलीफाई तो करते ही करते हैं, बट उससे भी बेटर हम काम क्या करते हैं, हम यहां पर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हमारे जो बिजनेस के अंदर में फाइनेंशियल कैपिटल जहां से रेस किया है, चाहे वो डेट हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, उन सब से जो पैसा रेस किया है उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसका कुछ कॉस्ट है ना। जो हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जो हमारा रिजर्व ऑब्वियसली इसी का ही पार्ट हो जाएगा, देन हमारा डेट जो है, यस, इन सब की कुछ एक्सपेक्टेशन है, कमाई करने की कुछ एक्सपेक्टेशन है, उसकी ओवरऑल एक्सपेक्टेशन जो होती है उसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। भाई इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, इनको रिटर्न चाहिए, उस रिटर्न का जो ओवरऑल रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, वो मेरा बिजनेस एटलीस्ट उससे ज्यादा रिटर्न कमा के दे। तो जो मेरे बिजनेस का रिटर्न होता है ना, या फिर मेरे जो प्रोजेक्ट का रिटर्न होगा, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हम बोलते हैं कि इस चैप्टर में हमें फोकस ये करना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगी ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू KO। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे बिजनेस में मैं कमाई नहीं कर रहा। तो इसको निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं जो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। यस, तो उसके हमारे कुछ अलग अलग मेथड्स हैं, वो हम समझेंगे। जैसे पे बैक पीरियड हो गया, कुछ डिस्काउंटिंग के बेसिस पे, कुछ नॉन डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग मतलब कि हमने जहां टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट देखा, वो हो गया कि हमने डिस्काउंटिंग मेथड यूज करे, है ना, जिसके अंदर में हमारा NPV आ गया, IRR आ गया, MIRR मेथड आ गया, PI आ गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया, है ना, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड आ गया, ये पढ़ेंगे। एक बोलता है कि नहीं यार, एकदम सिंपल मेथड है कि क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट देखना, नहीं देखना मुझे, क्या मुझे एक्सपेक्टेशन का इफेक्ट देखना, नहीं देखना मुझे। उसमें बहुत सिंपल मेथड होते हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं। पहला मेथड आता है पे बैक पीरियड और दूसरा आता है हमारा ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो वहां पे ये दो मेथड को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं ये समराइज बता रहा हूं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें होती थी, ताकि आपको रिकॉल हो सके कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया था। ठीक है ना गाइस, सो मैंने आपको एक समराइज ओवरव्यू दे दिया इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, किन किन चीजों पे हमें कमांड बनानी होती है। नाउ एक बार थोड़ा सा TVM का जो इफेक्ट हम लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा, वो या फिर मैंने जो अभी पास्ट चैप्टर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया, उनके थ्रू से, उन दोनों के थ्रू से एक बार हम वापस से समझ लेते हैं कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू का यूज करके नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV कैसे निकालते हैं, और IRR जो कि हमने यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड में पढ़ा है, YTM मेथड में, वो IRR कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसका यूज आगे आने वाला है। बट आपको जो मैं बात बोल रहा हूं ना, वो समझ में आएगी कि अच्छा डिस्काउंटिंग चलती कैसे है, डिस्काउंटिंग का यूज कैसे होता है। तो ये एक मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको, मैंने क्लास में डिस्कस किया है, जहां पर मैं बात करता हूं कि हमारा जो है ना कोई प्रोजेक्ट है जिसमें 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा। समझो मेरी बात, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा। अब जो ये इन्वेस्टमेंट लगा ना, ये आज लगा, उसको मैं प्रेजेंट टाइम बोलूंगा, और प्रेजेंट टाइम के लिए जो टाइम पीरियड लिया जाएगा ना, वो हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, 0। जब भी टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड यहां पर बोल रहे हैं ईयर में। ठीक है ना, मैं इसको लिख देता हूं कि ये टाइम पीरियड है, ये ईयर में लिखा गया। ठीक है ना, तो ये टाइम पीरियड ईयर में लिया गया ना, ये मेरा जब 0 लिखता है मतलब वो आज की बात कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर है। नाउ फर्स्ट ईयर में अब मेरे यहां पे देखो, जब ब्रैकेट आया तो मतलब मेरे जेब से पैसा गया है, ये कैश आउटफ्लो है, बिजनेस में इन्फ्यूज किया। अब बिजनेस ने जो कमा के दिया वो इन्फ्लोज आ गए। पहले साल में 50 करोड़, दूसरे साल में 20 करोड़, तीसरे साल में 70 करोड़ और चौथे साल में 30 करोड़। अब देखने में तो लग रहा है बहुत फायदे का सौदा है। देखो कितनी कमाई हुई है, कमाई हुई है सर 50 + 20 + 70 + 30, दैट इज नियर अबाउट 170 करोड़। क्या बात है सर, मजा ही मजा आ गया। बट
यहां पर आपने एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या किया, आपने यहां पर जब इसको इससे कंपेयर किया और बोला अरे मैं तो 70 करोड़ एक्स्ट्रा कमाया, आपने यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट छोड़ दिया। आपने यहाँ पर हमारे जो एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर है ना, उसका जो पॉइंट है उसको भी आपने नलीफाई कर दिया है। तो हम क्या बोलते हैं, दोनों चीज को ध्यान में रखने के लिए कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट भी रहे और जो एक्सपेक्टेशन है हमारे जिन्होंने पैसा लगाया है, जिनसे कैपिटल हमने रेस किया है, उनका भी ध्यान रखा जाए। तो हम क्या बोलते हैं, हम डिस्काउंटिंग करेंगे। डिस्काउंटिंग करने का मतलब क्या होता है, हम जो ये वैल्यूज फ्यूचर की है ना, ये 4th ईयर की, ये 3rd ईयर की, 2nd ईयर की, 1st ईयर की, इसको हम 1st ईयर पे ले आएंगे, मतलब 0th ईयर पे ले आएंगे। तो ये मेरा 0th ईयर है, मैं इन सारी वैल्यूज को डिस्काउंटिंग करने के लिए 0th ईयर पे ले आता हूं। तो इसका मतलब मैंने डिस्काउंटिंग किया। अब जब मैं ये डिस्काउंटिंग कर रहा हूं ना, इसमें मैं बोल रहा हूं कि मुझे ध्यान रखना है जिनसे मैंने कैपिटल रेस किया है उनकी एक्सपेक्टेशन का। तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो डिस्काउंटिंग का हमने इसलिए रेट लिया वो क्या लिया, KO ले लिया। ठीक है, तो यहां पे दोनों चीजें हो गई, मैंने डिस्काउंटिंग करी तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने TVM का इफेक्ट नलीफाई कर दिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट नलीफाई कर दिया, और डिस्काउंटिंग का रेट KO ले लिया, तो इसका मतलब मैंने एक्सपेक्टेशन का भी ध्यान रखा। अब मेरे दोनों पैरामीटर्स पूरे हुए। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, मेरी सारे पैसे की जो वैल्यू है अलग अलग टाइम पीरियड में, वो मैंने कब निकाल लिए, प्रेजेंट में निकाल लिए। अब वो प्रेजेंट में मैंने वैल्यू निकाली, वो कैसे करते थे याद करो, मैं आपको समझाता हूं। हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर पढ़ा है ना, वो क्या होता है, 1 में 1 + i की पावर n। आई इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल। तो अगर KO मेरा रेट है, मैं KO से डिस्काउंटिंग कर रहा हूं, तो KO मेरा रेट है, तो इसको डेसिमल में अगर कन्वर्ट किया तो ये कितना हो गया, 0.1 हो गया। आई मेरा क्या हो गया, 0.1 हो गया। ठीक है ना, अब आई मेरा 0.1 है, n क्या है, यहां पे इस केस में मेरा n जो है वो ईयर ही हो जाएगा, क्योंकि मेरी ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है, ऐसा समझ लो। ठीक है ना, ईयरली डिस्काउंटिंग हो रही है। ओके, यस, जनरली हमारा 99% क्वेश्चन में ईयरली डिस्काउंटिंग है। मैंने आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं देखा जिसके अंदर में ईयरली डिस्काउंटिंग की जगह कुछ कर रखा, तो हम यही वाला यूज करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/1 + i की पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि नीचे भी 1 बन गया, ऊपर भी 1, किसी भी चीज की पावर 0 करेंगे तो वो 1 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट में 1/1.1, तो बेसिकली ये क्या होगा, 1.1 का रेसिप्रोकल। तो इसको निकालते कैसे, 1.1 लिखो कैलकुलेटर पे 1.1 लिखो और डिवाइड इक्वल टू प्रेस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसका स्क्वायर है नेक्स्ट केस में, है ना, पावर 2 हो गई है उसके अगले केस में। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, 1.1 का रेसिप्रोकल 2 बार किया, अब 1 बार कर रखा है, जैसे मैं 1 बार और इक्वल टू प्रेस कर दूंगा, अब ये 2 बार हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने 3 बार किया, 3 बार करने का मतलब क्या, मैंने 1 बार और इक्वल टू प्रेस कर देना, तो 3 बार वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर मैंने 1 बार और इक्वल टू कर दिया, तो मेरे को 4th में वैल्यू मिल गई है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो ये वैल्यूज निकालते हैं ना, ये 3 डेसिमल तक अप्रोक्सीमेट करी जाती हैं। सर 4 पे कर सकते हैं या 2 पे कर सकते हैं, क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंगली। अगर क्वेश्चन में आपको कई बार क्या होगा, ये वैल्यूज दे रखी होंगी 4 डेसिमल तक, तो 4 डेसिमल तक, या क्वेश्चन बोल रहा होगा कि डू अप्रोक्सीमेशन टिल 4 डेसिमल, तो 4 डेसिमल तक। अदरवाइज डू कैलकुलेशन बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ 3 डेसिमल। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसकी वजह से आप गलतियां करोगे और उन गलतियों की वजह से आप फालतू के नंबर कटाओगे जो नहीं कटाने चाहिए। ओके, अब प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो हमारा अमाउंट है ना, उसको हम 1 + i की पावर n से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है, मैंने an को इससे मल्टीप्लाई कराया है ना, an को मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया है। बेसिकली ये वाली चीज मैं जब an से मल्टीप्लाई कराता हूं, ये वाली चीज जो मैं an से मल्टीप्लाई कराता हूं, तो मुझे ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हमारा अमाउंट मिल जाएगा। अब ये अमाउंट क्या है, ये कैश फ्लोज है। जब ब्रैकेट लिखा हो ब्रैकेट में तो कैश आउटफ्लो है, जब ब्रैकेट ना हो तो ये कैश इनफ्लोज है। तो ये कैश इनफ्लो है, ओके, और ये मेरा कैश आउटफ्लो है। समझ में आएगा इस, ओके, तो ये मेरा कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो है। मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये मेरे जो नोट्स क्लास वाले ना उनका यूज करके। ठीक है, ध्यान समझना इस बात को। ओके गाइस, और मजा आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, कमेंट भी करना, लाइक भी करना। चलो आगे, हाँ यस। सो अब यहां पर मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू 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 आ गई। ये मेरे इनफ्लोज है, इनका सम किया, माइनस कर दिया आउटफ्लोज में से। तो जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में से, तो मुझे मिलता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो एनपीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो 135.03 में से माइनस कर दिया 100, तो मेरे को वैल्यू कितना मिला, 35.03 मिल गया है। यस गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया है, आई होप आपको अब समझ में आ गया है। ओके, चलो नाउ
अब ये एक चीज हमने पढ़ी है। अब ये जो हमारा एनपीवी आया 35.03 आया, ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है कि हमने जो 10% की डिस्काउंटिंग करी है ना, मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी ना, हमने उसको मीट किया, और उससे भी ज्यादा जो मेरे इनफ्लोज है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 35.03 से ज्यादा आई। मतलब मेरी जो 10% की एक्सपेक्टेशन शेयर होल्डर को थी ना, उसको पूरा करने के बावजूद मैंने 35.03 बचा लिया है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। समझ में? एक्चुअल वैल्यू ऑब्वियसली कुछ अलग होगी, वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगा, बट जब प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं, आज के समय में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो आज के समय में इतना एक्स्ट्रा बचा हुआ है आफ्टर मीटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ 10% ऑफ अवर जो है कैपिटल जिनसे रेस किया है। ठीक है ना? यस, ओके गाइस, ठीक है। ये है एनपीवी मेथड। एनपीवी मेथड ये बोलता है जहां पे हमने डिस्काउंटिंग भी करी है, हमने टीवीएम का इफेक्ट भी देखा, और हमने सारे इनफ्लोस पर बात करी है, कैश इनफ्लोस और कैश आउटफ्लोस पर बात करी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेटिंग आईआरआर। आईआरआर क्या बताता है कि मैंने जो बिजनेस किया उस बिजनेस का रिटर्न कितना निकला। बेसिकली आईआरआर टेल्स यू रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। मैं दूसरे एंगल से भी देख सकता हूं। इसमें मैंने क्या देखा, ये मैंने एक एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा कि जो मैंने एब्सोल्यूट मतलब कि मैंने वैल्यू टर्म में देखा, एक फिक्स वैल्यू टर्म में देखा, जिसमें मैंने ये पाया कि मेरे बिजनेस में मैं कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में आफ्टर मीटिंग द एक्सपेक्टेशन। यहां मैं क्या कर रहा हूं, मेरे बिजनेस से कितना मेरा रिटर्न निकल रहा है ना, आफ्टर पुटिंग दिस अमाउंट एंडिंग गेटिंग दिस अमाउंट। तो सेम वैल्यूज है। अब इस वैल्यू पे मैंने बोला डिस्काउंटिंग किस पे करनी है, वो रेट निकालेंगे। जो डिस्काउंटिंग रेट इस प्रकार से निकालेंगे कि जो मैंने लगाया और जो मैंने पाया, ये पाया हुआ वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यूज हमारा इसके इक्वल आ जाए। तो ये क्या है मेरा, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। यस, ये मेरा इस ईयर में आ जाएगा, है ना, इस ईयर में आ जाएगा। ये मेरा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो मैं क्या चाह रहा हूं, जो मेरे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है ना, वो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के इक्वल आ जाए। मैं ये चाह रहा हूं। जिस रेट पर ये होगा ना, वो रेट मेरा आईआरआर है, और वही देगा मुझे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वही मेरा आईआरआर है। मुझे ये रेट निकालना है। तो ये हमें रेट निकालना है जिस पर मेरा ये हो जाए, क्योंकि ये वो रेट बताएगा कि मैं कितना कमाई कर रहा हूं, मैं कितना परसेंटेज कमाई कर रहा हूं। ध्यान से समझना, 100 लगाकर मैं अगर 50, 20, 30 और 40 कमा रहा हूं, तो ये जो कमाई करी मैंने, कितनी कमाई करी, वो कैसे पता चलेगा, जब मैं इनका डिस्काउंटिंग रेट निकालूंगा इस प्रकार से कि उस रेट पर इन सब का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस का सम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस के इक्वल आ जाए। समझ में आ गई? सो यही करना है ना। ये अगर इक्वल आने का मतलब क्या है कि मेरा ये दोनों बराबर है। अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट ऑफ वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 0, और अभी हमने पढ़ा ये मेरा एनपीवी होता है, तो बेसिकली एनपीवी 0 हो गया। हमें ऐसा रेट निकाला है जिसपे एनपीवी 0 हो जाए। वो कैसे निकालते हैं, हम क्या करते थे, हम दो अलग अलग रेट मानेंगे। एक रेट लेंगे एल, लोअर रेट, इसको हम एज्यूम करते हैं ना, एज्यूम एक लोअर रेट है, और उस एज्यूम लोअर रेट पर एनपीवी निकालेंगे। वो एनपीवी अगर मेरा पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या है, मेरे को एक ऐसा रेट मिल गया है जिसमें मेरा एनपीवी पॉजिटिव आ गया। ये मेरे को एनपीवी पॉजिटिव वाला रेट मिल गया। ठीक है ना। फिर मैं एक हायर रेट निकालूंगा। उस हायर रेट पे देखो, अब हायर रेट का मतलब क्या, मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है। इसका मतलब क्या, एनपीवी गिरने वाला है। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन के बाद बचा हुआ पैसा एनपीवी बताता है। मेरी एक्सपेक्टेशन मीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा वैल्यू बचती है वो एनपीवी बताता है। तो जब लोअर रेट पर बात करी तो वो ऑब्वियसली कम, जब मेरी एक्सपेक्टेशन होगी तो बचा हुआ पार्ट ज्यादा होगा, तो लोअर रेट पर एनपीवी ज्यादा होगा। जब मैं एक्सपेक्टेशन अपनी बढ़ा दूंगा, तो जब हायर रेट करूंगा तो मेरा क्या होगा, बचा हुआ पैसा कम होगा। तो मैं ऐसा रेट मानना चाहूंगा जिस पर मेरा एनपीवी जो है वो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। एनपीवी जो है वो नेगेटिव आ जाए। तो हम ऐसे ही ये ट्रायल एंड एरर मेथड से करते हैं। वरना जो हमने अपना पढ़ा था ना, क्या नाम है, कॉस्ट ऑफ हमारा डेट, उसमें हमने एक अप्रोक्सीमेट मेथड पढ़ा था। तो उससे अंदाजे से पता चल जाता है कि लोअर क्या लेना है और हायर क्या लेना है। वो रेट को हम एक मानकर उससे थोड़ा छोटा एक लोअर रेट ले लेंगे, उससे थोड़ा बड़ा हायर ले लेंगे। बट ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होगा क्लास के अंदर में, तो हम एक अजम्पशन से चलते हैं कि लोअर रेट क्या होगा मेरा, हायर रेट क्या होगा।
और इस प्रकार का होगा कि लोअर रेट पे एनपीवी पॉजिटिव आए और हायर रेट पे एनपीवी नेगेटिव आए। जैसे ही वो रेट मिल जाएंगे ना, तो मेरे को आईआरआर निकालने के लिए सिंपल चीज है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो मैं लोअर रेट में हम बोलते हैं ऐड कर दो एनपीवी ऑफ लोअर रेट बाय में एनपीवी ऑफ लोअर रेट माइनस एनपीवी ऑफ हाई रेट इनटू में हायर माइनस लोअर। बेसिकली क्या बता रहा है, कह रहा है लोअर रेट का जो एनपीवी है ना, लोअर रेट जो है ना, लोअर रेट है ना, ये लोअर रेट है, कह रहा है इससे थोड़ा कम एनपीवी देखना है, और वो थोड़ा कम नहीं, एक्चुअली ऐसा एनपीवी देखना है जिसपे जीरो हो जाए। तो इस गैप को भरने के लिए हमने क्या बोला, कि इस लोअर रेट से बेसिकली इस लोअर रेट से आप थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि जितना मैं आगे बढ़ूंगा ना उतना ज्यादा क्या आएगा, उतना ज्यादा हमारा नियर बढ़ेंगे एनपीवी जीरो के, क्योंकि लोअर रेट पे एनपीवी पॉजिटिव है। तो जैसे मैं इसको बढ़ाना शुरू करूंगा तो मुझे एनपीवी जीरो मिलेगा, तो मुझे वो चेक करना है। वो कह रहा है वो कैसे मिलेगा, जब लोअर रेट में मैं ये ऐड कर दूंगा एनपीवी ऑफ लोअर रेट बाय में एनपीवी ऑफ लोअर रेट माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट इनटू में हायर माइनस लोअर रेट। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना, फॉर्मूला कैसे बना, आपको याद होगा, अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा सीए फाउंडेशन में, तो मैंने आपको समझाया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कैसे हम मोड निकालते हैं। तो मोड में ना यही लॉजिक लगाते थे। बेसिकली इट्स जस्ट लाइक कि जो लोअर रेट है ना, उस पर एनपीवी लोअर आया है ना, ये एनपीवी ये हाई वैल्यू है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, यस। फिर मेरा एनपीवी जो नेगेटिव आया है ना, वो मेरा हायर रेट पर आया। तो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली इससे आगे का रेट निकालना चाह रहा हूं, ऐसा जिसमें एनपीवी मेरा जीरो आ जाए, ठीक है। तो मैं इससे आगे बढ़ना चाह रहा हूं, इससे एक्चुअल में मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। ये मैं जो पैरामीटर है ना, इसके अकॉर्डिंगली बनाया, पहले मैंने इसके अकॉर्डिंगली पैरामीटर्स बनाए थे, ठीक है। मैं इससे आगे बढ़ना चाह रहा हूं, मैं उतना आगे बढ़ना चाह रहा हूं जिससे मेरे को एनपीवी जीरो मिल जाए। तो एनपीवी जीरो मिलने के लिए मैंने ये चीज ऐड कर देनी है, ठीक है। यस, अब ये मैंने बहुत डिटेल में क्लास में बताया ऐसे ही क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, उसको हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स द रिवीजन क्लास। ओके, डिटेल क्लास में हम इस पर बहुत चर्चा करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, तो आपको मोटा मोटा अगर आइडिया लग गया होगा कि आईआरआर हमें क्या बताता है, हमें एक ऐसा रेट बताता है जिसपे मेरा एनपीवी जीरो आ जाए। एनपीवी जीरो आने का मतलब क्या है कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उतनी ही एग्जैक्टली मैंने मीट करी है। बेसिकली क्या बताता है, ये वो आरओआई बताता है। आईआरआर क्या बताता है, कह रहा है ये बेसिकली मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताता है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, एग्जैक्टली वो एक्सपेक्टेड रेट जिसके अंदर में जितना तुम सोच रहे थे उतना कमा लिया, मतलब एक्स्ट्रा कुछ बचा ही ना हो, है ना। एनपीवी क्या बताता है, एक्स्ट्रा बचा हुआ आपकी एक्सपेक्टेशन के बाद। तो आईआरआर एनपीवी जीरो लेने का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली वो रेट जो हमारे कुछ बचा ही ना हो, तो वही होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आई होप आप समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, है ना, या टैक्स बेनिफिट हमारा डेप्रिसिएशन की वजह से जो होता है उसके बारे में, इंटरेस्ट का फैक्टर क्यों नहीं लेते हैं उसके बारे में, संक कॉस्ट के बारे में, अलोकेटेड ओवरहेड्स के बारे में, ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बारे में। ऐसे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये क्वेश्चंस में अगर नहीं ढंग से समझे ना, आपके क्वेश्चन में हमेशा गलती होगी। बच्चा क्वेश्चन कर लेगा, मैं आपको 7 मेथड बताऊंगा, आपको लगेगा कुछ नहीं है, फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है, बट प्रॉब्लम कहां होती है बच्चों को, बच्चा ये चीज पर ध्यान नहीं दे रहा कि डेप्रिसिएशन का इफेक्ट एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, अलोकेटेड ओवरहेड्स कैसे काम कर रहे हैं, संक कॉस्ट कैसे काम कर रही है, किस चीज को लेना है, किस चीज को आउटफ्लो में, किस चीज को इनफ्लो में, किस चीज को छोड़ना है, वही चीज हमें ध्यान रखनी होती है। अगर ये चीज क्लियर हुई ना, बिल्कुल ईजी है, मैं आपको लिख के देता हूं, ठीक है। अच्छा, हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश आइटम मतलब कि मेरी जेब से कुछ जा नहीं रहा, बट मजे की बात क्या है, वो जेब से जाता नहीं है, बट मैं उसको इस प्रकार से दिखाता हूं कि मैं उस पर टैक्स नहीं भरता हूं, तो मेरे को वहां से टैक्स बेनिफिट मिलता है। डेप्रिसिएशन मतलब अगर मान लो मेरा एक 100 करोड़ का एसेट है, तो मैं बोला इस पर 10 करोड़ की डेप्रिसिएशन लग रही है, तो अगर मेरे बिजनेस की कमाई हुई है ना 80 करोड़ रुपए, तो मैं 80 करोड़ पर टैक्स नहीं भरूंगा। मैं क्या करूंगा, 80 करोड़ में से 10 करोड़ हटाओ, 70 करोड़ जो बचा ना, है ना, मान लो मेरा सब कुछ इक्विटी फाइनेंस है, तो ये 70 करोड़ पर टैक्स भरा जाएगा, मेरा 70 करोड़ पर टैक्स भरा जाएगा, मेरा 70 करोड़ पर टैक्स भरा जाएगा, है ना। तो हम इस प्रकार से करते हैं, तो हमें बेसिकली जो ये 10 करोड़ पर टैक्स नहीं भरा उसका टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, मेरे बिजनेस में मान लो 30 करोड़ की सेल हुई, मेरे जो एक्सपेंसेस थे वो 25 करोड़ के थे, इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों निकाल दिए, तो मेरा बिजनेस का जो हुआ अर्निंग निकल कर आया वो 5 करोड़ आया, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूँ, इसमें अभी मेरे सिचुएशन में इंटरेस्ट है ही नहीं, है ना, तो इंटरेस्ट नहीं है तो EBIT लिखो, EBT लिखो, बात बराबर है।
क्योंकि मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है, मैंने सारा कुछ इक्विटी फाइनेंस कर रखा है। तो मेरा ईबीटी जो है वो कितना आया, 5 करोड़ निकल कर आया। अब डेप्रिसिएशन अगर मैंने चार्ज नहीं किया होता तो मेरा ईबीटी डेप्रिसिएशन के बिना भी 5 करोड़ ही रहता है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया, यस, तो ये भी 5 करोड़ ही रहता। इसमें से अब मैंने टैक्स माइनस किया, इसमें से जैसे ही मैंने टैक्स माइनस किया तो मेरा 1.5 टैक्स था, 1.5 करोड़ कट गया, तो मेरे अर्निंग जो बची वो 3.5 करोड़ बची। अब डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं था इसमें, बट अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता तो क्या होता, क्या 30 में से अगेन 25 करोड़ एक्सपेंस निकाल दिया, 5 करोड़ की इनकम बची। मान लो मेरे बिजनेस के अंदर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1.5 CR का, मैंने बिजनेस में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1.5 करोड़ का, तो जो अब मेरे पास टैक्सेबल अमाउंट होगा ना, जो मेरी अर्निंग टैक्सेबल होगी वो 3.5 करोड़ की हुई। अब इस पर टैक्स कितना हुआ, इसका 30%, दैट इज 1.05 करोड़ रुपीज। तो मेरी अर्निंग कितनी दिखाई दे रही है, 2.45। अरे ये तो कम होगी सर, ये तो नुकसान कर लिया आपने, क्या बात कर रहा हो, फायदा कहाँ हुआ, फायदा हुआ क्योंकि ये जो खर्चा है ना मैंने दिखाया है इतना है डेप्रिसिएशन के रूप में, हुआ नहीं है, मेरी जेब में अलग से 1.5 CR पड़ा हुआ है, तो मैं इसको वापस से ऐड बैक करूंगा तो ये मेरे बिजनेस का कैश फ्लो दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये जो अर्निंग है इस केस में यही कैश फ्लो है अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिखा रहा। बट अगर मैंने डेप्रिसिएशन दिखाया, देखो डेप्रिसिएशन कोई खर्चा है नहीं, मैं दिखा रहा हूं ये खर्चा है, यस ऑब्वियसली बात है, हमने एसेट जो बाय किया उसका तो खर्चा किया गया है, वो डेप्रिसिएशन था नहीं, उस पर लगाया ना डेप्रिसिएशन, तो वो खर्चा तो हुआ नहीं, वो अलग चीज है। हम जब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं कि जो हमने एसेट बाय कर रखा है उसकी वैल्यू घट गई है, वो डेप्रिसिएशन होता है। तो वो हुआ नहीं है खर्चा, वो दिखाते हैं कि ऐसा खर्चा हुआ, यस। तो वो कितना हुआ मेरा डेप्रिसिएबल अमाउंट, 1.5 करोड़ का था। अब वो खर्चा हुआ नहीं तो इसलिए मैंने ऐड बैक किया, इसकी वजह से मेरा जो बिजनेस में पैसा बचा हुआ आया वो 3.95 CR आया इंस्टेड ऑफ 3.5 CR। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा बचा वो पता है क्या है, ये जो अमाउंट है ना इसका टैक्स वाला पार्ट, टैक्स कितना होता है इस पे 30%, चेक करो कितना हुआ 0.45 CR, यही एक्स्ट्रा पैसा बचता है। तो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन जो हो रही है ना वही हम यहां पे इसका टैक्स बेनिफिट की तरह उठाते हैं, ठीक है, याद रखना है बात। ओके नेक्स्ट हम बोलते हैं कि जब हम बात करेंगे ना बिजनेस के अंदर में, देखो मेरी बात समझो, मेरी बात, मैं बिजनेस के अंदर में जब यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की बात कर रहा हूं, तो यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, जो मैं सामान लेने वाला हूं उस पर बात कर रहा हूं, तो मेरा एंगल कभी भी इस पर नहीं होगा कि मैंने वो फाइनेंस कहां से किया, वो तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेट कर देगा चीज। तो मैं जो भी यहां कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं ना उसमें कहीं पे भी कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑपरेशनल कैश फ्लोस। बच्चा कंफ्यूज करता है, अरे सर हम लोगों ने तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में पढ़ा था इंटरेस्ट का भी यूज होता है, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में होता था, हम यहाँ ऑपरेशनल एक्टिविटी में बात कर रहे हैं, ठीक है, यस। तो हम क्या करेंगे, हम बिजनेस के अंदर में जो हमने एसेट बाय किया उसको फंड्स यूटिलाइज करके किया, उस एसेट को बाय करने की वजह से कितना आउटफ्लो गया कितना इनफ्लो आया उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, सिंपल, नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, ओनली रिलेटेड टू द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। तो इसके अंदर में इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। तो इंटरेस्ट के इफेक्ट को कैसे हटाया जाता है, कह रहा बड़ा सिंपल सा तरीका है, देखो कह रहा अगर मान लो बिजनेस ने अर्निंग करी 10,000 की, ठीक है, आपने बोला जी इंटरेस्ट 5,000 था, ठीक है, अब आपका पीबीटी कितना आया 5,000 हो गया, कह रहे इसमें टैक्स आपने 1,500 काटा, अब मेरा पैट कितना है 3,500, इंटरेस्ट कटा ना, अब कह रहे अरे इंटरेस्ट पे तो टैक्स बेनिफिट होगा, तो कह रहा है वो तो टैक्स बेनिफिट हो गया ना, उसको क्यों रखना है, बचा हुआ जो पैसा उसको ऐड कर दे। अब बचा हुआ पैसा क्या है, इंटरेस्ट इंटू 1 - x। भाई इंटरेस्ट में अगर मैंने बोला टैक्स बेनिफिट हो ही गया क्योंकि इसको काटने के बाद टैक्स पे किया, यस, तो मैंने बोला इसको हटा दे क्योंकि ये तो तेरे को टैक्स बेनिफिट हो ही गया ना, तो बचा हुआ पार्ट क्या है, इंटरेस्ट इंटू 1 - x, है ना, दिस इज टी, दिस इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगर मैं कॉमन लूंगा इनमें से तो बचेगा क्या 1 - t, यस। तो कह रहे हैं इस चीज को ऐड बैक कर दो तो आपको पैट मिल जाता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। कह रहे हैं ये हमारा इंटरेस्ट के इफेक्ट को हटा देगा। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो मुझे क्या खुशी मिलेगी कि मैंने अब बिजनेस के ऑपरेशन पे बात करी है, मैंने कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी के बारे में चर्चा नहीं करी है। अगर ऐसा हुआ होगा तो अगर मैंने यहां से इंटरेस्ट हटाया तो मुझे सेम पैट मिलना चाहिए जो यहां मिला है। क्या देखें, मैंने जैसे ही इसको इंटरेस्ट हटाया तो मेरा पीबीआईटी कितना है 10,000, मेरा पीबीटी कितना है 10,000, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो है ही नहीं ना इस केस में, मैंने बोला हटा दो उसको, तो मेरा टैक्स काटा 3,000, तो बचा हुआ पैट कितना है 7,000। क्या ये सेम आ रहा है, यस सर। बेसिकली इंटरेस्ट का इफेक्ट नलीफाई कर दिया हमने, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इंटरेस्ट का इफेक्ट हमने नलीफाई कर दिया। तो बेसिकली जो ये पैट शो कर रहा है दिस इज शोइंग
बिजनेस की वजह से पैट कितना आया, नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो पैट है, दिस इज नॉट शोइंग द एक्चुअल पैट ऑफ द बिजनेस, जिस एक्चुअल पैट में इंटरेस्ट का इफेक्ट होता है। यहां जो हम पैट शो कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, हम क्या शो कर रहे हैं, यहां पर हम क्या शो कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं इंटरेस्ट के इफेक्ट को एक्सक्लूड करके, ठीक है ना। इसीलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि इसमें इंटरेस्ट का इफेक्ट है या नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, ये जो पैटर्न है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसको हम कैश फ्लो बोलते हैं, है ना। यही मेरे बिजनेस का कैश इनफ्लो है, यही मेरे बिजनेस का कैश इनफ्लो है, ठीक है ना। तो इसको पैट ना बोल के पैट एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी, इंटरेस्ट की जगह में यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो सकता है, इवन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नेट इनकम को छोड़ देते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो सकता है हमारा, यहाँ पर वो भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, क्या नाम है, प्रेफरेंस डिविडेंड या इंटरेस्ट होता है, कह रहे दोनों का इफेक्ट नलिफाई करते हैं, बट इंटरेस्ट दिखाना थोड़ा सिंपल है इसलिए हम उसको दिखा रहे हैं। तो हम बोलते हैं यहाँ पर इसकी जगह हमने नया वर्ड यूज कर दिया कैश फ्लो। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिखेगा ना CFAT, दैट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, तो इसका मतलब बेसिकली वो क्या कर रहा है, कैश फ्लो जो दिखा रहा है ना, दैट इज पैट एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो कैश CFAT इज बेसिकली, ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज बेसिकली पैट एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये समझ जाना। ओके, ये छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं बच्चों से जिसकी वजह से आप गड़बड़े करते हो क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आया, यस। ओके, तो उसके अंदर में मैंने क्या किया, क्या हमारा बेसिकली हमारी जो इनकम स्टेटमेंट होती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो ऑपरेशनल स्टेटमेंट, ठीक है ना, उसमें क्या डिफरेंस आता है, हम यहां से इंटरेस्ट को हटाने के लिए इंटरेस्ट इंटू 1 - t ऐड बैक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं ये ऐड करूंगा तो मुझे यहां से जो CFAT मिलना चाहिए वही CFAT यहां मिलेगा। व्हाट इज CFAT? इट्स पैट एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ठीक है, यस। तो मुझे यहां पर ये सेम मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा इस, ओके। अच्छा, जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाता था ना, एक्चुअली में क्या होता है, इसी में इंक्लूडेड होता है डेप्रिसिएशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डेप्रिसिएशन अलग से दिखा रहा हूँ, तो डेप्रिसिएशन अलग से दिखा रहा हूँ, तो मेरा क्या हो गया, देखो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, यहाँ इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन था, यहाँ मेरा एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन के बिना, तो बेसिकली क्या होगा, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, अभी मैंने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, ये मेरा आया अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है ना। जो EBIT होता है दैट इज EBIT AD, दैट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन होती है। यहां पे अगर मुझे EBDT निकालना है, मतलब अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स निकालना है, इंटरेस्ट का इफेक्ट हटा चुका हूं, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया, फिर मेरा EBT आया, इसमें से टैक्स माइनस किया, फिर EAT आया, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि यहां से मुझे टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन मिल जाता है ना। इट्स अ नॉन कैश आइटम, बट ये हमारे को एक बेनिफिट देकर जाता है। तो इस इनकम स्टेटमेंट को हम इस प्रकार से कैश फ्लो स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, याद रखना, यस। इस पर अगेन ये एग्जांपल दिया, इसको आप खुद से ट्राई करना है ना, होमवर्क है ये, होमवर्क एग्जांपल 3 आप ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। नाउ अब आपको ये समझना है कि मेरे बिजनेस में अलग अलग चीजें दी हुई होंगी, जैसे कुछ डायरेक्टली समझ में आएगा कि ये मेरे इनफ्लोस है ना, जैसे हमारे क्वेश्चन में था ना, जिनमें ब्रैकेट नहीं आ रहा कि ये इनफ्लोस है, जो मेरे बिना ब्रैकेट वाले हैं, जहां ब्रैकेट आ रहा है वो कैश आउटफ्लोज है। कोई चीज आपको समझनी पड़ेगी कि क्या ये मेरा कैश इनफ्लो है, क्या कैश आउटफ्लो है, उसके रिगार्डिंग में बात करने वाला हूं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड चीज बच्चों के लिए, क्योंकि वो इसको इग्नोर मारता है, उसको लगता है थ्योरी है। बेटा थ्योरी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ना समझने की वजह से आपका ये चैप्टर वीक होने वाला है। मैं आपको लिख के देता हूं, जिसको ये चीज ढंग से समझ में आती है ना, वो चैप्टर में माहिर बन जाता है। यस, स्पेसिफिकली इस चैप्टर और वर्किंग कैपिटल चैप्टर में यही खास बात है, उसके कॉन्सेप्ट को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आपने ये दोनों कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया ना, FM इज टू इजी। कॉन्सेप्ट हिला देते हो ना तो वहां दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, ओके। अब क्या बोल रहे हैं यहां पे, कह रहे देखो कैश इनफ्लोस क्या होते हैं, कह रहे इनकम जो रियलाइज्ड है, आपको खुद से मुंह से बोला कि इतना कमाई करके दिया तेरे बाबू ने। यस, कैश आउटफ्लो क्या है, रियलाइज्ड एक्सपेंसेस। भाई हमारे ये खर्चे, ये मुंह से बोला हमारा ये खर्चा हुआ, ठीक है। नाउ अनरियलाइज में क्या होगा, जैसे अब टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कोई खर्चा है नहीं, बट क्योंकि मैं अपना बुद्धि दौड़ा रहा हूं तो मेरे को उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो जो मुझे टैक्स बेनिफिट मिला, ये क्या है मेरा, ये अनरियलाइज्ड इनकम है ना।
अनरियलाइज्ड एक एक्सपेंस और हो सकता है, क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आप लोगों को अगर याद होगा, हम लोगों ने जब पढ़ा था कॉन्सेप्ट, तो किताब में एक फॉर्म वो दिया था, है ना, एग्जाम्पल दिया था, उसमें बोल रहा था कि हमारा हॉस्पिटल का बिजनेस है। हॉस्पिटल के बिजनेस में मैं एक डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर के रूप में क्या कर रहा हूं, कुछ क्लाइंट्स लेकर आ रहा हूं, मैं उसको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूं, मैं कुछ उसको क्या नाम है, कुछ टेस्ट रिकमेंड कर रहा हूं। मेडिसिन वो मेरे हॉस्पिटल से खरीदता है, बट टेस्ट की जो फैसिलिटी है वो मेरे हॉस्पिटल में नहीं है, वो बाजू वाले हॉस्पिटल में। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि बाजू वाले हॉस्पिटल से करा लो। अब बाजू वाला हॉस्पिटल क्या करता है, वो आपको जब वो टेस्ट करता है ना, मान लो उसने 1000 रुपए का टेस्ट किया, तो 300 रुपए मेरा कमीशन मिलता है मुझे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मुझे 300 रुपए की इनकम आ रही होती है जब मैं बाकी दूसरे हॉस्पिटल से आपको टेस्ट रिकमेंड करवा रहा हूं, ठीक है। अब ये मेरा इनफ्लो होता कब, जब मैं उसको रिकमेंड कर रहा होता टेस्ट, अब खुद से नहीं करा रहा होता। बट अगर मान लो मैंने अपनी मशीन खुद की लाके रख दी अपने हॉस्पिटल में, तो अब वो 1000 का टेस्ट मैं कमा रहा हूं। अब कहने के लिए तो मेरा मान लो लेट सपोज 1000 रुपए का बेनिफिट हुआ, मान लो 1000 का हो या 800 का हो, कुछ तो खर्चा होगा सर, ठीक है, 800 का बेनिफिट मेरा हुआ, अब मैंने खुद की मशीन लगा ली, बट 300 का नुकसान भी तो हुआ ना। 800 का बेनिफिट हुआ, दैट विल बी अ रियलाइज इनकम, क्योंकि मुझे दिख रहा है पैसा मेरी जेब में आता हुआ, बट जो 300 पहले आ रहा था वो बंद भी तो हुआ ना। तो जो बंद हुआ वो मेरा क्या है, अनरियलाइज्ड आउटफ्लो है, अनरियलाइज्ड आउटफ्लो है। बेसिकली जो पैसा आ रहा था या आने वाला था वो हो गया बंद, वो अपॉर्चुनिटी हो गई बंद, तो मेरा क्या है, अनरियलाइज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कह रहा है मुझे उसको भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल। मेरे बिजनेस के स्टार्टिंग के अंदर में जब कोई प्रोजेक्ट चालू करते हैं या कोई भी मैं बिजनेस का पार्ट चालू करूंगा, तो उसमें पैसा इन्फ्यूज करूंगा एज अ वर्किंग कैपिटल, है ना, उसमें लगाऊंगा। और जब वो प्रोजेक्ट बंद होगा, है ना, अब वर्किंग कैपिटल में क्या जाएगा, वो करंट एसेट्स में जाएगा, कुछ पार्ट, है ना, कुछ करंट एसेट में जाएगा, उस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। कुछ पार्ट तो ये यहां से पूरा कर लेगा, कुछ जो बचा हुआ पार्ट है ना, कुछ पार्ट देखो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब बेसिकली जो मुझे कुछ पैसा उधारी पे मैंने ले रखा है छोटे टाइम पीरियड के लिए, या मैंने कुछ अपनी इन्वेंट्री ले रखी है उधारी पर, वो सब चीजें हमारी करंट लायबिलिटी से पूरी हो जाती हैं, जो मेरे करंट एसेट है। अब करंट एसेट के अंदर में हमारी कुछ इन्वेंट्रीज आ गई, कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ आ गया, और भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आ गए जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के, लाइक लेबर एक्सपेंसेस आ गए, ये सब आ गए। अब ये जो एक्सपेंस है ना, मान लो ये मेरा 1000 रुपए का है, और करंट लायबिलिटी का जो एक्सपेंस है मेरा, जो मुझे पे करना है वो 800 का है। अब जो यहां से मैंने ये पुरा लिया 800, बचा हुआ जो 200 रुपए होगा, ये मेरे को अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। अब ये जेब से कहां से लगाऊंगा मैं, जो फाइनेंस लेकर आऊंगा। तो ये मेरे बिजनेस के स्टार्टिंग में ये 200 रुपए लग जाएगा, और ये 200 रुपए मेरा रोटेट होता रहेगा। मतलब बेसिकली क्या होगा, मैं मान के ऐसा चलूंगा कि जब भी मैं न्यू इन्वेंट्री लाऊंगा उधारी पे लाऊंगा, तो उससे करंट लायबिलिटी मेरी बढ़ती रहेंगी, और मैं जब बेचूंगा, मैं सामने उधारी में बेच रहा हूं, तो करंट एसेट्स वहां पर 1000 का ही रहेगा। तो यहां से बैलेंस करके जो 200 का अमाउंट आपने स्टार्टिंग में घुसाया ना, उसी को ही आप बार बार रीयूज कर रहे हो एज अ वर्किंग कैपिटल। यस, तो ये बोलते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस के अंदर में ही आपने कैश आउटफ्लो कर दिया है, और जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तो जो इन्वेंट्री उधारी पे बेची थी वो बिक जाएंगी, है ना, उससे पैसा मिल जाएगा। जो आपने बिजनेस के अंदर में उधारी पे माल खरीदा था, वो आप पैसा चुका दोगे, है ना। तो क्या होगा, आखिरी पीरियड में आपको 1000 रुपए उधार जिनको दिया था उनसे मिल जाएगा, और 800 रुपए क्या होगा, आपने जिनसे उधार लिया था उनको दे देंगे। तो बचा हुआ जो 200 रुपए था वो क्या था, वो वर्किंग कैपिटल का पैसा था। कह रहे ये पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो याद रखना, वर्किंग कैपिटल के अंदर में क्या होता है, कोई भी पीरियड के स्टार्टिंग के अंदर में वर्किंग कैपिटल एज अ कैश आउटफ्लो जाता है, और जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होता है, मान लो 10 साल बाद खत्म हुआ, तो वो मेरे बिजनेस में एज अ वर्किंग कैपिटल कैश इनफ्लो आएगा। यस, वो कैश इनफ्लो आएगा। बट इससे होगा क्या, अब वो 0 से 10 साल के अंदर में वो 200 रुपए का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गया, है ना। तो टीवीएम का इफेक्ट आ गया, वो मेरा हमारे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अकॉर्डिंगली जो हमने लिया एज अजम्पशन कि टीवीएम हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे लग रहा है, तो उसके इफेक्ट की वजह से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे टाइम डिस्पैरिटी की वजह से हमारा यहाँ पे इफेक्ट आता है। तो इसीलिए हम दोनों को कंसिडर करते हैं। भाई आज के 200 रुपए की वैल्यू, 10 साल के बाद के 200 रुपए वैल्यू सेम थोड़ा ना होगी। दिस वैल्यू विल बी लेस देन दिस। तो इसका इफेक्ट हमें यहाँ चेक करना होता है, इसीलिए हम वर्किंग कैपिटल के जाना और आना दोनों को ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना,
डेप्रिसिएशन बता दिया, डेप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट है कि वो हमारे को टैक्स बेनिफिट मिलता है डेप्रिसिएशन में एज अ कैश इनफ्लो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मेरे बिजनेस में अगर मैंने कुछ चालू किया उसकी वजह से जो पहले की इनकम आ रही थी वो बंद हो गई, तो वो मेरा एज अ बिजनेस में कैश आउटफ्लो माना जाएगा, ये ध्यान रखना। संक कॉस्ट क्या है, मान लो मैंने जो मशीन डाली थी अपनी लैब के अंदर में, उसको लेने के लिए मैंने लाइसेंस लिया या मैंने कुछ ऐसे ट्रेनिंग कॉस्ट ली उस मशीन को चलाने के लिए, वो स्टार्टिंग में ले ली है ना, तभी जाके मेरे को कुछ खर्चा पड़ा उसका। अब वो पैसा मेरे बिजनेस के स्टार्ट करने से पहले ही हो चुका है, वो पैसा मेरे बिजनेस के स्टार्ट करने से पहले हो चुका है। अब वो पैसे का मेरे को बार में कभी यूज नहीं करना, तो मेरे बिजनेस के स्टार्ट करने से ही वो पैसा हो गया है यूज। तो कह रहा है वो तुम्हारी, समझो, कह रहे जो ट्रेनिंग है वो तेरे को आनी चाहिए थी पहले, कह रहे वो बिजनेस की वजह से नहीं हुई, वो तेरी नुकसान है। वो लाइसेंस तेरे पास पहले से होने चाहिए थे, वो तेरा नुकसान है, उस प्रोजेक्ट का नुकसान नहीं है। कह रहे वो हर कोई नहीं ले रहा वो लाइसेंस, या हर कोई वो ट्रेनिंग नहीं ले रहा मशीन बाय करने के टाइम पे, या फिर जब दोबारा तो मशीन बाय करेगा तो ये दोनों चीजें नहीं होंगी। तो इस खर्चे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, या इस खर्चे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए एज अ कैश आउटफ्लो ऑफ योर बिजनेस। कह रहे उसको तो इनकम स्टेटमेंट में दिखा, वो तो अपनी अर्निंग वर्निंग में जहां सेटल करना है उसको कर, बट जब कैश फ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट की बात कर रहा है तो ये कैश आउटफ्लो में काउंट मत कर इसको। क्यों मत कर, क्योंकि कह रहे वो प्रोजेक्ट अगर मान लो तेरे को दोबारा से चालू करना हो तो ये दोनों खर्चे नहीं करेगा। तो ये सम कॉस्ट थी, वो एक ही बार होना था जो, ठीक है। तो सम कॉस्ट इज आउटले ऑफ अ कैश दैट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड इन द पास्ट एंड कैन नॉट बी रिवर्स इन द प्रेजेंट, वो कभी वापस नहीं मिलने वाला, उसका कुछ होने नहीं वाला। तो इसको ऐसे कैश फ्लो को हम नहीं काउंट करते हैं, ठीक है ना, याद रखना। इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं। वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग के अंदर में मेरा ऐड होता है, एंडिंग में मेरा जाता है। कई बार बिटवीन द प्रोजेक्ट क्या होता है, मैं वर्किंग कैपिटल को कम ज्यादा करता हूं, तो उसी टाइमलाइन में अगर मैंने वर्किंग कैपिटल इंक्रीज किया तो मैं एज अ कैश आउटफ्लो डालूंगा, क्योंकि मैंने इंक्रीज किया तो मतलब मैंने पैसा और डाला अपनी जेब से, तो ये मेरी जेब से आउटफ्लो गया। अगर मैंने कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल से निकाला, मैंने वर्किंग कैपिटल को डिक्रीज किया, तो डिक्रीज करने का मतलब क्या कि वो मेरे लिए एज अ इनफ्लो आया उस टाइम पे, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि मान लो मेरा इनिशियली मैंने 1000 रुपए डाला एज अ वर्किंग कैपिटल, तो मेरा क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट मैंने बोला अब मेरे को वर्किंग कैपिटल की ना 800 की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने 200 रुपए वर्किंग कैपिटल निकाल लिया, तो ये मेरा इनफ्लो बन गया, मेरी जेब में वापस पैसा आ गया। अब बाकी जो पैसा होगा वो मेरा मान लेते हैं एंड ऑफ द टाइम पीरियड में जाएगा, तो मैं इसको जिस टाइम पीरियड में जो पैसा जिस तरीके से चलेगा वैसे एडजस्ट करूंगा, ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट, अलोकेटेड ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स क्या होते हैं, तुम लोगों ने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, जैसे कि मान लो कोई मैंने मशीन लगाई है ना, अब मशीन लगाने के अंदर मान लो मेरा 1 करोड़ का खर्चा आया। अब वो मशीन को चलाने के लिए बहुत सारी और चीज़ों की रिक्वायरमेंट छोटी छोटी है ना, मशीन लगाने के लिए कह रहा है कुछ पार्ट्स चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए, कुछ ये चाहिए, कुछ वो चाहिए, कह रहा है वो सब चल रही है, कुछ लेबर आवर्स चाहिए, कुछ सब जो बाकी चीज़ें चल रही हैं वो चल रही है। अब समझो मैंने 1 करोड़ की मशीन के अंदर में खर्चा कर दिया, अब मैंने इसके ऊपर में कैश फ्लोज लगा दिया। अब सेम मशीनरी सेम लेबर का यूज करके मैंने एक 50 लाख की मशीन को चलाना शुरू किया। पहले 1 करोड़ की मशीन के लिए मैंने 10 लाख का खर्चा कर दिया, ठीक है ना, ये मेरे इसके ओवरहेड्स थे, यस। अब मैंने क्या बोला, एक 50 लाख की मशीन लाया, उसमें सेम खर्चा सेम चीजों को मैंने यहां लोकेट कर दिया, तो नया एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया ना, नो एक्स्ट्रा खर्चा, नो एक्स्ट्रा ओवरहेड। तो मैं इस केस में इस मशीन के कैश फ्लो के अंदर मैं कोई भी नहीं मानूंगा। अरे कह रहे सर 10 लाख तो ही रखना, वो पहले ही हो चुका है, उसको तू खुद यूज कर रहा है तो उसको दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, यहां 10 लाख था, इसके अलावा तूने बोला इनको तो कुछ यूज किया, बट 2 लाख का मुझे एक्स्ट्रा कुछ ओवरहेड डालने पड़ गए, जो अब ये 2 लाख एक्स्ट्रा डालने पड़ गए 50 लाख वाली मशीन से के लिए, है ना, ये एक्स्ट्रा डालने पड़ गए। कुछ तो तूने यहां से काम चला लिया, कुछ तूने यहां पे एक्स्ट्रा और डाले। मान लो यहाँ पे कुछ लेबर थे जो 6 घंटे काम करते थे, पैसा 8 घंटे का जा रहा था, तो 2 घंटा जो एक्स्ट्रा बच रहा था ना वो तुमने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ खर्चा दिखा चुके उनका। अब क्या करने का, इसको दोबारा काउंट नहीं करने का इस मशीन के लिए। अब आपको क्या करने का, आपने अगर मान लो 2 नई लेबर लेकर आए, उनका कुछ खर्चा मान लो 2 लाख रुपए बन रहा, सिर्फ वही ऐड कर सकते हैं और कुछ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। बस ये मतलब है अलोकेटेड ओवरहेड्स का ध्यान रखना, जो खर्चा हो चुका वो हो चुका, नया कुछ एडिशनल खर्चा होगा तो उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। एडिशनल और ऐसा खर्चा दिखाएंगे, ऑब्वियसली वो आउटफ्लो का बचा हुआ बात, ठीक है। एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कई बार बिजनेस के अंदर में क्या होता है ना, जैसे प्रोजेक्ट चालू हुआ, बीच में वापस से इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, स्टार्टिंग में 1 करोड़ रुपए घुसाया बिजनेस के अंदर में, वापस से 20 लाख कहीं मान लो 2 साल बाद वापस घुसाना पड़ा, तो जिस टाइम पीरियड में घुसाना पड़ेगा ना, उसी टाइम पीरियड में
आप क्या करोगे, उसको एज अ आउटफ्लो दिखाओगे ताकि मेरा टीवीएम का इफेक्ट सही से हो जाए। ऐसा नहीं करना कि 20 लाख मैंने 2 साल बाद खर्चा किया तब मैं स्टार्टिंग में दिखाता हूँ, नहीं भाई, वो तभी दिखाएंगे जब मेरी जेब से गया वो पैसा, ठीक है। ओके, सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, जब प्रोजेक्ट खत्म होता है ना, जो मान लो 1 करोड़ की मशीन मैंने स्टार्टिंग में परचेस करी, मैंने उसको भंगार वाले को, कबाड़ी को 5 लाख की बेच दी, अब ये 5 लाख मुझे भंगार वाला देगा, अब ये क्या होगा मेरा, अगर ये आउटफ्लो है ना तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा इनफ्लो की तरह काउंट होगा। तो सैल्वेज वैल्यू जो होगी दैट इज अ कैश इनफ्लो, ठीक है, याद रखना ये सैल्वेज वैल्यू इज अ कैश इनफ्लो, ठीक है। ये सारी बातें ना मैंने आपको एक क्वेश्चन की मदद से समझा देता हूँ। देखो मेरे प्रोजेक्ट में एडिशनल इनिशियली जो है ना इन्वेस्टमेंट ये था, तो ये मेरा आउटफ्लो गया। मेरे स्टार्टिंग में बिजनेस में मैंने वर्किंग कैपिटल 1000 घुसाया, तो ये मेरा एज आउटफ्लो गया। फिर मेरे को 5000 का इनफ्लो आया, 4000 का है। अब मैंने बोला कि मेरे बिजनेस के अंदर में ना मेरे को और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे 200 का और डालना पड़ा, मैंने इंक्रीज किया है, तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज किया 200 से, तो मतलब 1000 पहले थी, 200 मेरे को सेकेंड ईयर में और डालनी पड़ी। अब अगले थर्ड साल में 6000 रुपये का मेरा इनकम हुआ, बट मैंने बोला मेरे बिजनेस में और पैसा लगाना पड़ेगा अगर बिजनेस आगे चला, तो मैंने 5000 खर्चा और किया, तो ये मेरा आउटफ्लो गया, आउटफ्लो को ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। फिर मेरा इनफ्लो आया, फिर आखिरी में 9000 आया। अब जो ये दोनों खर्चे एज अ वर्किंग कैपिटल में डाले थे, मैंने बोला प्रोजेक्ट खत्म, अब क्या करने का, ये पैसा वापस निकालने का, तो ये दोनों पैसा मैं वापस 1000 और 200 वापस निकालूंगा एज अ कैश इनफ्लो, ठीक है। नाउ अब मैंने जो ये मशीन 10,000 की खरीदी थी, एंड में 500 की बिकी, तो सैल्वेज वैल्यू भी मेरी 500 आ गई, ठीक है। इस प्रकार से अब मैंने क्या किया, इनका जो टोटल है ना, देखो 0 ईयर का जो है, ये मेरा 0 ईयर के अंदर में मैंने इसकी डिस्काउंटिंग करी, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला, 1 ईयर का जो इनकम है उसका निकाला, सेकेंड ईयर का निकाला, सेकेंड ईयर में मेरा एक आउटफ्लो ये भी आ रहा है ना, तो इसको भी मैंने डिस्काउंटिंग करके आउटफ्लो को ब्रैकेट में डाल दिया। सिमिलरली मैंने सारी जगह में किया। अब जितने भी बिना ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं उन सबको ऐड कर दिया, और जो भी मेरी ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं उनको मैंने एडिशन वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा एनपीवी इतना आया। एनपीवी पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि जो मैंने यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन लिए, मैंने इसको भी मीट किया और उससे भी 9543.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाया प्रेजेंट वैल्यू में, ठीक है। यस गाइस, समझ में आया। तो ये याद रखना, इनकम स्टेटमेंट ऐसी होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट विद इंटरेस्ट दिखाई हुई है और इंटरेस्ट का इफेक्ट यहाँ नलीफाई किया है, यहाँ विदाउट इंटरेस्ट इफेक्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाई जाती है। ओके, नाउ last concept, then we will move towards the different techniques of finding the क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज राइट और नॉट, मतलब कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो हम देखने वाले हैं, ठीक है। कैपिटल बजटिंग टेक्निक मतलब कि आपने जो धंधे में पैसा घुसाया है उसका मशीन के अंदर में या कोई और फिक्स एसेट के अंदर में क्या उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको फाइंड करने के डिफरेंट टेक्निक्स हम पढ़ेंगे इसके बाद में, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट इज ब्लॉक ऑफ एसेट। व्हाट इज ब्लॉक ऑफ एसेट? ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट बोलता है कि मेरे बिजनेस के अंदर में ना क्या होता है, मैं कई बार ना मैं अपने बिजनेस के अंदर में एक जैसे बहुत टाइप के एसेट्स डालता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला फर्नीचर डाला, तो जब मैं फर्नीचर बोल रहा हूँ ना, तो उस फर्नीचर में सोफ़ा भी आता है, बेड भी आता है, और मान लो चेयर कुर्सी भी आती है, सब कुछ आता है। अब जब डेप्रिसिएशन की बात होती है ना, वो पूरे ब्लॉक पर होती है ऐसे। अब मान लो उसमें से जब मैं एक एसेट को लेके चल रहा हूँ कि मेरा सोफा है मेरे बिजनेस में, कह रहा है वो 1 लाख का सोफा था, ठीक है। अब वो 1 लाख का जब मैं सोफा चार्ज कर रहा हूँ ना, मैं 1 लाख पे नहीं चार्ज करूंगा डेप्रिसिएशन, मैं क्या इस पे चार्ज करूंगा, मेरे पूरा ब्लॉक है 5 लाख का, मैं उस पर चार्ज करूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट। अगर मेरे एसेट में एक से ज्यादा, अगर मेरे ब्लॉक में एक से ज्यादा एसेट है, जैसे फर्नीचर का अगर बोला तो सोफा भी आ गया, टीवी भी आ गया, सोफा भी आ गया, टेबल भी आ गई, चेयर भी आ गई और बेड भी आ गया, तो यहाँ 4 एसेट हो गए, तो इसको बोलते हैं देयर आर मोर देन 1 एसेट इन द ब्लॉक। तो उस केस में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना, वो पूरे ब्लॉक पे हो रहा है। और जब मैंने बोला मेरा एक ही एसेट है ब्लॉक में, मान लो सिर्फ सोफा है और बाकी कुछ है ही नहीं मेरे पास, है ना, तो उसमें एक ही एसेट होगा। अब इसमें क्या होता है कि डेप्रिसिएशन एक ही एसेट पे हो रहा है। अब मुद्दा क्या है ना, जब मेरे एसेट में, जब मेरे ब्लॉक में और भी एसेट्स है ना, तो उसमें जिस टाइम पर एक पर्टिकुलर एसेट खत्म हो रहा है, उसका जो टाइमलाइन है खत्म हो रहा है, उसका यूज केस खत्म हो रहा है, तो उस टाइम पीरियड पर थोड़ा इफेक्ट में चेंज आता है। मतलब मान लो कोई ऐसा मेरा जैसे प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ, कोई मेरा ऐसा ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी एसेट कितनी है, 1 लाख है वैल्यू। एक ब्लॉक है जिसकी एसेट की वैल्यू क्या है, 1 लाख है।
अब मान लो मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया 20% का, तो मैंने 20, अच्छा WDV मेथड से लगाया, तो मैंने 20% इसका माइनस कर दिया, फिर जो वैल्यू बची WDV है तो उसका जो बचा हुआ वैल्यू है उसका 20% फिर माइनस कर दिया, फिर थर्ड ईयर में वापस माइनस कर दिया, फिर फोर्थ ईयर में वापस माइनस कर दिया, अब फिफ्थ ईयर में ये वैल्यू आई। मैंने बोला इस समय में मेरा एक एसेट का यूज केस खत्म होने वाला है, मेरा एक एसेट का यूज केस खत्म होने वाला है। अब मुझे जो उसके एसेट को बेचना है, कह रहा है उसकी सेल्वेज वैल्यू निकालो कितनी होनी चाहिए, सेल्वेज वैल्यू मतलब जो बेस की वैल्यू आई। तो अब जब बेस की वैल्यू आएगी ना तो उसमें माइनस तो कर देंगे, बट जो बची हुई वैल्यू होगी ना उसका क्या यूज करना है वो देखना पड़ेगा। जब मोर देन वन एसेट होंगे तो अलग तरीका चलेगा, जब एक एसेट होगा तो अलग तरीका चलेगा। समझते हैं इस बात को। अगर मान लो देयर इज ओनली वन एसेट इन द ब्लॉक, एक ही एसेट है, अब आपकी एसेट की वैल्यू इतनी थी, आपने बेचा उसको 10,000 का, अब बाकी जो पैसा है वो क्या है, कह रहा है ये मिलना चाहिए था सर, ये मिला नहीं मुझको, मेरे को कम मिला। तो कह रहा है मेरी जेब से गया ये पैसा, कह रहा है ये पैसा मेरा गया, मेरे को एसेट बिकना इतने का चाहिए था, अब ये बिका इतने का। तो आप बोलोगे गवर्नमेंट जी सुनो मेरी बात, मेरा ये एसेट गया है ना, इतने का नुकसान देके गया है, आपने हमसे बहुत कमाई किया है टैक्स के रूप में, तो एक काम करिए ना सर, हमें थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट दे दीजिए। उसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म, यस, शॉर्ट टर्म जो हमें कैपिटल लॉस हुआ है ना, शॉर्ट टर्म जो कैपिटल लॉस हुआ ना उसका टैक्स बेनिफिट उठा रहे हैं, क्योंकि मेरे को ये टैक्स बेनिफिट किस पे मिला, क्योंकि मेरा लॉस बना, कह रहा था इतने का, बेचा इतने का, अब बाकी मेरे लिए लॉस गया, तो मैं क्या कहूँगा गवर्नमेंट को, सुनो ना थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो मेरे को गवर्नमेंट क्या करेगी, 9288 का मैं ऐसा टैक्स बेनिफिट तुमसे ले लूँगा, ठीक है ना, समझ में आया। ओके नाउ अगर मोर देन वन एसेट होते मेरे ब्लॉक में तो क्या होता, कह रहे देखो ये एसेट था, अब आपने अपना एसेट इतने का बेचा, अब जो बचा हुआ पैसा है ना वो बाकी एसेट्स जो बाकी एसेट्स बचे उसकी वैल्यू बन जाएगी। अब जो बाकी एसेट बचेंगे उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होकर मेरे को क्या मिलेगा, मेरे बचे हुए एसेट का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना, तो मेरे को बचे हुए एसेट का वैल्यू मिलेगा। अच्छा अब ध्यान से समझना इसमें, हाँ ओके। अब इस केस में समझो, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में भी हम टैक्स बेनिफिट उठाएंगे, बट टैक्स बेनिफिट किस पे उठाएंगे, नॉट ऑन द रिमेनिंग वैल्यू, क्योंकि ये जो रिमेनिंग वैल्यू है ना, ये रिमेनिंग वैल्यू बचे हुए एसेट की, कह रहा है जो मैंने एसेट बेचा, कह रहा है वो तो गया ना सर, अब उसके जाने की वजह से वैल्यू घटी ना सर, कह रहा है जो वैल्यू घटी ना उस पर कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कह रहा है इस पे डेप्रिसिएशन पे आप क्या करो, टैक्स बेनिफिट उठा लो, इस डेप्रिसिएशन पे टैक्स बेनिफिट उठा लो। अगर आप एसेट बेचते हो और उसके बाद आपको लगता है कि मेरे जो बाकी रिमेनिंग एसेट है उसकी कुछ वैल्यू बची है, तो गवर्नमेंट को बोलते हो अब क्या हुआ, वैल्यू कुछ बची है मेरे एसेट की, मेरा एसेट तो गया ना एक, कह रहे उसके ऊपर में बाकियों पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, मेरा जो एसेट गया उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा, तो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि सर मेरा जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था वो नहीं लग रहा, तो आप मुझे इस पर टैक्स बेनिफिट दो, समझ में आया। तो यहाँ से मुझे एज अ टैक्स बेनिफिट ये भी मिलता है, तो ये ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ओके यस। नाउ अगर मान लो 40,960 का था, अब मेरे और भी एसेट थे ब्लॉक में, मैंने बेच दिया है ना, मैंने बेच दिया 50,000 का। अब यहाँ पे इस केस में मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, कंपनी पता क्या बोली गवर्नमेंट, और सुन मेरी बात, जब लॉस आ रहा था मुझसे पैसा ले रहा था, अब तेरे को फायदा हुआ ना, जितने का बनना चाहिए था उससे ज़्यादा का तूने बेचा, तेरे को फायदा हुआ ना, इस पर मुझे टैक्स दे, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दे, मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दे, तो ये एज अ आउटफ्लो चला जाएगा। ध्यान रखना ये सब छोटी छोटी चीज़ों में गड़बड़े करते हो, ठीक है गाइस। और अच्छा कह रहे हो बाकी एसेट की वैल्यू क्या होगी सर, अब बाकी एसेट की वैल्यू 0 नहीं लग सकती, कुछ तो सामान है ना, तो इसलिए हम उसको एक नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ ले लेते हैं, ठीक है ना, या 100 रुपीज़ ले लेते हैं नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, बाकी बचे हुए एसेट की वैल्यू अगर मेरे और एसेट है, अगर नहीं तो फिर तो बात ही खत्म ना, गवर्नमेंट को तुमने टैक्स पे कराया, तुम्हारा बात खत्म। बेसिकली कमाई इतनी नहीं हुई, उसमें से 2712 माइनस कर देते जितनी कमाई हुई, ठीक है यस। अब आते हैं हमारे डिफरेंट मेथड, जहां पर हम बात करेंगे पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है, इसमें एक पेबैक रेसिप्रोकल मेथड, छोटा सा मेथड, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी डिस्काउंटेड मेथड है ये 5, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आगे चलिए शुरू करते हैं। यस सो अब हम डिस्कस करने लगे हैं डिफरेंट मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग करने के डिफरेंट मेथड्स क्या क्या हैं। इनमें से कुछ मेथड्स हमारे नॉन डिस्काउंटेड हैं और कुछ मेथड हमारे
डिस्काउंटेड है। नॉन डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे हम KO के इफेक्ट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं या फिर हम TVM के इफेक्ट को निगलेक्ट करके चल रहे हैं। हम ये देख रहे हैं हमारे कैश फ्लोज क्या है और जो कैश आउटफ्लो किया कितने समय में उसको मैं पूरा कर लूंगा। वो तीनों मेथड इस पे बात करते हैं, ठीक है ना। यस, तो सबसे पहले बात करते हैं पे बैक पीरियड की। ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। ये बोलता है कि जो पैसा आपने लगाया वो कितने समय में पा लिया। जैसे मैंने 50,000 आउटफ्लो में गया तो इनफ्लो 10,000 आया, तो मतलब मेरे को बचा हुआ 40,000 मेरे को अब निकालना है। कह रहे फिर 10,000 अगले साल कमाया तो मेरे को बचा हुआ 30,000 निकालना है। फिर 10,000 अगले साल कमाया तो मुझे बाकी बचा हुआ 20,000 अगले साल निकालना है। फिर 10,000 कमाया तो 10,000 बचा हुआ अगले साल निकालना है, और अगले साल में 10,000 कमाया तो मेरा पूरा पे बैक हो गया है। तो कितने साल लगे, 1 2 3 4 5, तो बस ये कह रहे 5 पे बैक पीरियड हो गया। अब याद रखना ये जो अमाउंट लिखा है ना, दैट शुड बी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये बिफोर टैक्स वैल्यू नहीं है, ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स वैल्यू है, ओके, नॉट बिफोर टैक्स। ओके, सो मैं इसको डायरेक्टली ऐसा भी कर सकता था, कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय में एनुअल, यस, जो हमें कैश इनफ्लो मिल रहा है आफ्टर टैक्स, ठीक है, याद रखना। ओके, ये तब बात करिए जब मेरा कैश इनफ्लो जो है वो यूनिफॉर्म है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तब लगा रहा हूं, अगर मेरा यूनिफॉर्म है तो ये लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरा आंसर ना डेसिमल में आ रहा हो, मेरा कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरा आंसर ना डेसिमल में आ रहा हो। ओके, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे अभी रुक जाओ, ऊपर वाले मेथड पे आता हूं मैं। यस, कैसे, जैसे ये वाला केस देखो, अब ये नॉन यूनिफॉर्म कैश आउटफ्लो है, ये नॉन यूनिफॉर्म कैश आउटफ्लो है, ठीक है ना। इस केस में आपको जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इस मेथड पे बात करते हैं, ठीक है। ये वाला देखो, मेरे को 2 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगाया, मैंने ये कमाई करी। अब 2 लाख रुपए लगाया मैंने, पहले साल 80,000 कमाया तो रिमेनिंग कितना देना है, 1,20,000। अगले साल 60,000 कमाया, रिमेनिंग कितना देना है, 60,000। इसमें से एक अमाउंट काट दो ना तो ये बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा। फिर इसमें से 50,000 मैंने और कमा लिया, बचा हुआ कितना, 10,000। अब 10,000 मुझे बचा हुआ पे करना है, और मैंने जो है ये अगले साल कमाया 20,000, तो ऑब्वियस सी बात है हम ये मानेंगे कि 10,000 मैंने पूरा साल खत्म होने से पहले ही दे दिया है। बट उसको किस हिसाब से मानेंगे, हम मानेंगे कि हम ये यूनिफॉर्म कमा रहे हैं, पूरे साल में यूनिफॉर्म 20,000 रुपये कमाए हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अगर एक साल में 20,000 कमाए तो 10,000 कितने समय में कमाएगा, तो कह रहे हैं 10,000 डिवाइडेड बाय में 20,000, ये प्रपोर्शन हो गया, ये प्रपोर्शन हो गया, ठीक है। इनटू में एक साल में कितने महीने, कह रहा है 12 महीने, तो इससे मल्टीप्लाई कर दे या 1 ईयर से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या आएगा मेरा 6 मंथ्स आ गया, या फिर 0.5 ईयर आ गया, या मेरा 0.5 ईयर आ गया। तो 3 साल पूरे बीते प्लस में 3 साल पूरे बीते प्लस में 0.5 ईयर और हो गया। तो इतने समय में आप पूरा पैसा कमा लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? अब एक और मेथड है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, देखो याद रखना, जो हमने फॉर्मूला बताया था दिस अपॉन दिस, है ना, ये वाला फॉर्मूला, दिस इज ओनली एप्लीकेबल जब यूनिफॉर्म कैश आउटफ्लो, अदरवाइज हमारा जो ये मेथड है ना, ये माइनस करने वाला, यही मेथड फॉलो करते हैं। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो में क्या होगा, हम क्या करेंगे ना, हम हर एक जो कैश फ्लोज है ना उनको डिस्काउंट कर देंगे विद अवर KO। तो मैंने डिस्काउंट कर दिया KO से, मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। क्या होता है ये, 1/1 + i की पावर n। मैंने हर एक में मल्टीप्लाई कराया इसको। यस, इसकी वैल्यू निकालनी आती है अपने को, अपन ने सीखी हुई है, ये निकाली। दिस विल बी लाइक 1/1 + 0.1 की पावर 0, ये 1 + 0.1 की पावर 1, मतलब 1.1 का रेसिप्रोकल, ये 1.1 का बेसिकली रेसिप्रोकल हो गया। इसके लिए मैंने क्या करना है, एक और बार इक्वल टू, इसके बाद में, है ना, इसको निकालने के लिए मेरा एक और बार इक्वल टू, फिर इक्वल टू और दबाया तो ये वैल्यू, फिर इक्वल टू 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 दबाया तो ये वैल्यू आ गया। समझ में आया? इस प्रकार से वैल्यू निकालेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। अब जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। अब ये क्या शो करता है कि मेरा बिजनेस में स्टार्टिंग में 20 लाख लगा हुआ था, 20 लाख में से पहले साल इतना कमाया, बचा हुआ ये वैल्यू, फिर अगले साल इतना कमाया, बचा हुआ ये वैल्यू, फिर ये कमाया, बचा हुआ ये वैल्यू, फिर ये कमाया, ये वैल्यू बचा हुआ, ये कमाया, ये बचा हुआ वैल्यू, ये कमाया, बचा हुआ ये वैल्यू, फिर ये कमाया, बचा हुआ ये वैल्यू। देन आखिरी साल में 53,200 मेरे को कमाना था इसको पूरा करने के लिए, बट मैंने कमाया ये। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक तो देखो, यहाँ 7 साल तक तो सिंपल पॉइंट है, ठीक है ना, मेरे को पूरा का पूरा पेमेंट करना है ना। इसमें से 6ठे साल तक तो मेरे को ये पेमेंट करना था। ये जब मैंने कमाया तो 7वें साल के एंड में मेरे को ये पेमेंट करना रहेगा 53,200 का। ये पेमेंट 7 साल प्लस दिस बाय दिस ईयर रह गया, है ना। 53,000 बाय में 186400 ईयर रह गया। तो 7 साल, आंसर कहाँ लिखा हुआ भाई,
देख लेना 7 ईयर प्लस में अगर तुम कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 7 प्लस में 53,200 डिवाइड बाय में 186400, ये वैल्यू यही होगी 0.285 जो लिखा हुआ आ रहा है ना, एक बार चेक करें। आई थिंक हाँ ये रहा देखो, ये 7 साल प्लस में ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू हमारी इतनी आई है। ओके, सो इसको हमने क्या किया, अब 0.285 ईयर को हमने जो है मंथ्स और डेज में कन्वर्ट कर दिया। वो कैसे किया वो भी देख लेते हैं। कह रहे देखो एक साल में 12 महीने, तो 0.285 ईयर में कितने महीने हैं, कह रहा है 12 से 0.285 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ भी और यहाँ भी करा दिया, तो ये 12 महीने की जगह कितना बन गया, 3.42 बन गया, कितने 0.285 ईयर में। एक साल में 12 महीने तो 0.285 ईयर में कितना बन गया, 3.42 मंथ्स बन गया, ठीक है ना। अब 3 मंथ्स तो पूरा है, अब 0.42 मंथ्स को हमने कन्वर्ट कर दिया डेज में। अगेन एक मंथ में 30 दिन मानते हैं हम, अप्रोक्सीमेटली होते हैं, तो 0.42 यहाँ से मल्टीप्लाई, 0.42 यहाँ से मल्टीप्लाई, तो हमारा 0.42 मंथ्स में कितना हो गया, दैट विल बी 30 इंटू 0.42, कितना होता है ये, लगभग 13 दिन आएगा। तो ये इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे कन्वर्ट किया, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमारा डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड निकाल सकते हैं। मतलब करना पेबैक पीरियड की तरह है, बट यहाँ पर डिस्काउंटिंग करके डिफरेंस निकालना होगा, डिस्काउंटिंग करके डिफरेंस निकालना होगा। चाहे कैश फ्लो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, उसमें इतना कोई लोड वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से अपने को कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है ना। नाउ एडवांटेज क्या है, कह रहे इट इज़ ईजी टू कंप्यूट, कह रहे बहुत फटाक से अपने को एस्टिमेट बता देगा कि देखो इतना तो आपको समय रुकना पड़ेगा अगर आप इतना पैसा लगाते हो, और जो इनकम इस प्रकार से बनती है, ठीक है। तो आपको ये एक बैलेंस बताकर दे रहा है, यस। बट ऑब्वियस सी बात है, इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहा है। ये कैश फ्लोज जो होते हैं ना आफ्टर एक सर्टेन पीरियड, कि जितने टाइम में हमारा रिकवरी हो गया उसके बाद मेरी कमाई क्या हो रही है उसको ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस है ना। अभी और भी है, इस थ्योरेटिकल ज्ञान है, आप इसको पढ़ लेना एक बार। ओके, नाउ पेबैक रेसिप्रोकल क्या होता है, कह रहा है जिस केस में मेरा एनुअल कैश फ्लो यूनिफॉर्म आ रहा था ना, उस केस में मैं पेबैक रेसिप्रोकल बताता है कि मेरा परसेंटेज कमाई कितनी है हर साल में। सिंपल है ना। बोलते देखो जैसे मान लो मेरा पहला केस जो था है ना, पहला केस था उसमें मान लो मैंने 20,000 रुपये लगाए और मैंने हर साल 4,000 रुपये कमाए। यस, 4,000 रुपये कमाए, तो मेरा पेबैक पीरियड कितना निकला इसका, कह रहा है 20,000 को आप डिवाइड कर दो 4,000 से, तो ये मेरा क्या बन गया 5 ईयर है ना। ये मेरा पेबैक पीरियड है, यस पेबैक पीरियड है। अब पेबैक रेसिप्रोकल क्या बोलेगा, रेसिप्रोकल मतलब कि पेबैक पीरियड का रेसिप्रोकल इन परसेंटेज, ये मेरा पेबैक रेसिप्रोकल हो गया, समझ में। तो पेबैक रेसिप्रोकल इज जो कमाई कर रहे हो डिवाइडेड बाय में जो मेरा इन्वेस्टमेंट था। उल्टा ही इसका यही होगा ना, जो कमाई कर रहा है वो नीचे था, जो इन्वेस्टमेंट था वो ऊपर था। तो एनुअल कमाई डिवाइडेड बाय में इन्वेस्टमेंट इनटू 100, सिंपल। हाँ ठीक है। तो बेसिकली क्या शो करता है कि जो मेरी एनुअल कमाई हो रही है अगर वो यूनिफॉर्म है ना, तो उसका परसेंटेज कितना है वो टोटल जो मेरा कैश आउटफ्लो गया उसका। यस, तो ये मेरी एनुअल कमाई जो है वो कितना परसेंटेज है मेरी जो टोटल आउटफ्लो गया है उसका, दैट्स इट, और कुछ नहीं बताता है। ओके हाँ जी बच्चों, तो फिर हमारा कंप्लीट हो चुका है अब तक 3 मेथड। पहला है हमारा पेबैक पीरियड मेथड, दूसरा है पेबैक रेसिप्रोकल, और तीसरा हमने डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड भी पढ़ लिया साथ ही साथ। अब एआरआर की बात करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब दिखने में बहुत सिंपल है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, बट कुछ वर्ड की वजह से दिक्कत होती है। पहली चीज़ ध्यान रखना, ये इकलौता मेथड ऐसा है, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन कई बार बनता है जिसके अंदर ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन पर काम कर रहा है, नॉट ऑन सीएफएटी। इकलौता मेथड है जहां सीएफएटी की चर्चा नहीं करते, हम प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन की चर्चा करते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में समझो, मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा डिफरेंस। यस, आइए समझिए। अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना, देखो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ध्यान रखना इस बात का, कह रहा है सबसे पहले सेल होती है, फिर वेरिएबल कॉस्ट गया, या फिर मैं बोलूँ सारे एक्सपेंसेस गए है ना, तो हमारे पास में क्या मिल गया, ईबी इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं, EBDT मिल गया, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। मैं कैश फ्लो बना रहा हूँ तो इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसमें से यस मैं क्या करता हूँ, डेप्रिसिएशन माइनस करता हूँ तो मुझे EBT मिलता है। अब ये EBT एक्चुअली में क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। इसमें से जब मैं टैक्स माइनस करता हूँ ना, तो ये मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है, जिसको मैं अर्निंग आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन भी बोलता हूँ। जब मैं इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देता हूं तो मुझे ये CFAT देता है। अब CFAT को बोला जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन।
डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया ना, मतलब डिप्रिसिएशन के पहले की वैल्यू बन गई है, ये डिप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू थी, है ना, क्योंकि डिप्रिसिएशन यहां पे माइनस किया हुआ था, इस वजह से यहां टैक्स एडजस्ट नहीं किया, ये बिफोर टैक्स है, यहां आफ्टर टैक्स है। तो जब यहां पे बात करेगा ना, अगर टैक्स हुआ तो इसकी बात करेगा, अगर टैक्स नहीं हुआ तो वो इसकी बात करेगा, वो मतलब ईबीटी या ईएटी लिया जाएगा। इधर में ये इकलौता मेथड है जहां पे ईबीटी या ईएटी पे बात करेगा, जब टैक्स नहीं है तो ये ले लेगा, टैक्स है तो ये ले लेगा, सिंपल सी बात है। यस, बाकियों में सीएफएटी दिया जाता है, मतलब डेप्रिसिएशन वापस एड बैक किया जाता है, ठीक है। अब इसमें 3 मेथड है, एक है एनुअल बेसिस पे, जहां पे हम कहते हैं कि हर साल का जो है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब ईबीटी या ईएटी निकालो और उसको इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मतलब जो हमारा वैल्यू हो जाएगा ना डेप्रिसिएशन का हर साल, वो माइनस करने के बाद जो बचा हुआ वैल्यू बनेगा ना, उससे हमें डिवाइड करना है। मतलब अगले साल की जो वैल्यू बनेगी इन्वेस्टमेंट की, वो पिछले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बनेगी, तो उसको डिवाइड करके इनटू 100 करना है। दूसरा मेथड क्या है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालो, हर साल का प्रॉफिट निकालो, उनका एवरेज ले लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, या फिर हर साल का एवरेज एनुअल प्रॉफिट ले लो और उसको डिवाइड करा दो एवरेज इन्वेस्टमेंट से। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस में सैल्वेज वैल्यू बाय में 2। इसको 2-3 अलग अलग तरीके से करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 2 प्लस में यस हाफ ऑफ सैल्वेज वैल्यू, तो वो अलग तरीके होता है कुछ कुछ, यस उसको हम डिस्कस कर लेंगे, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो भी। यस तो अभी इसको एक बार करते हैं। यस आइए तीनों मेथड को समझते हैं। एंड मोस्टली यूज मेथड हमारा ये लिख लो, मोस्टली यूज, या फिर अगर कुछ क्वेश्चन में ना बताया हो ना तो अपने को सी मेथड ही यूज करना है। ओके, जिसे समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास में 3 लाख का एसेट है, सेल्वेज वैल्यू 90,000 है, डेप्रिसिएशन हमने एसएलएम ले लिया। एसएलएम का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ईयर जो उसके प्रोजेक्ट की लाइफ है, तो 3 साल लाइफ है, तो हमने ये कर दिया, तो हमारा डेप्रिसिएशन 70,000 है। मुझे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो मतलब ये मुझे पीबीडीटी दे रखा है, बेसिकली ये समझना, टैक्स नहीं होगा, है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर शेल बी एज फॉलोज। और बेसिकली ये पीएडी की बात करने वाला है, यहाँ पे टैक्स का कोई वैल्यू नहीं दे रखा, तो पीबीडी ये दे रखा है, ठीक है ना, पीबीडी ये दे रखा है। तो पीबीडी का मतलब क्या हो गया हमारा बेटा, कि ये हमारा यहाँ पे अभी इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना बाकी है, ध्यान से समझना। तो मैंने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो मुझे ये वैल्यू मिल गई, तो मुझे ये वैल्यूज मिल गई, ठीक है ना। ओके, ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आया। अब स्टार्टिंग में मेरे प्रोजेक्ट की वैल्यू 3 लाख थी, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो अगले साल की वैल्यू आई, इसमें से डेप्रिसिएशन वैल्यू माइनस करेंगे तो मेरे उससे अगले साल की वैल्यू आई। मुझे क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है इनटू 100, है ना, इसको इससे डिवाइड करना है इनटू 100, इसको इससे डिवाइड करना है 80,000 को इससे डिवाइड करना है 1,60,000 से इनटू 100 करना है, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलेगा, हर साल का क्या मिलेगा, मुझे ARR मिल जाएगा। अब अगर वो बोलेगा नहीं मुझे एक वैल्यू बताओ ARR की, तो आप क्या करोगे, इन तीनों का एवरेज कर दोगे, इन तीनों का एवरेज कर दिया। ये था मेरा पहला मेथड, एनुअल बेसिस। दूसरा मेथड जिसमें मैं क्या करूंगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करूंगा एवरेज प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट क्या है मेरा, 80,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 80,000 ओनली। इसको मैंने डिवाइड कर दिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि 3 लाख थी। अगर मेरा एक और मेथड क्या है, मैं यहाँ पे ये 80,000 मेरी जो एवरेज इन्वेस्टमेंट बनी, इसको मैंने डिवाइड किया, सॉरी ये एवरेज प्रॉफिट बना आफ्टर डेप्रिसिएशन, इसको डिवाइड किया एवरेज इन्वेस्टमेंट से, दैट इज 3 लाख की मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यस, प्लस में सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, यहाँ प्लस होता है, मैंने गलती से माइनस बोला था, प्लस में सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय में 2, तो मेरा क्या बन गया, ये वैल्यू बनकर आ गया, ठीक है। ओके, इस चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि हमारा जो डिफरेंस होगा ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सेल्वेज वैल्यू, उसका आधा प्लस में सेल्वेज वैल्यू, ठीक है। तो ये भी सेम वैल्यू बनती है, तो मैं एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करता हूँ, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस में सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 2। यहाँ पे मैंने गलती से माइनस को साइन बोला था, प्लस कर लेना, ऑब्वियसली एवरेज ले रहा तो माइनस क्यों प्लस होगा, वो प्लस माइनस में थोड़ा उल्टा सीधा कर दिया, ध्यान रखना, ठीक है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ये सिंपल से मेथड है। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स डिस्काउंटिंग मेथड, है ना। डिस्काउंटिंग मेथड में ना अब हमारे पास में एनपीवी आता है, पीआई आता है, हमारे पास में एमआर, बहुत सारे भी मेथड आएंगे, है ना। कुछ कुछ हमारे पास में अभी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर ईएसी मेथड, इक्वलाइज एनुलाइज क्राइटेरिया क्या होता है, हमारे पास में जब वो आता है अनइक्वल लाइफ होती है तब क्या होता है। अभी कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनते रहना, बस समझते रहना। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनपीवी मेथड की। एनपीवी मेथड हम पढ़ चुके हैं, मैं उसका यूज केस बता रहा हूँ। एनपीवी मेथड में क्या करना है, हमारे जो इनफ्लोज हैं उनका प्रेजेंट वैल्यूज निकाला, आउटफ्लोज है उनका प्रेजेंट वैल्यू निकाला, उसका डिफरेंस देख लिया किस पर, एट KO, मतलब मेरा जो डिस्काउंटिंग रेट लिया जाएगा वो KO लिया जाएगा, उनका जो डिफरेंस है वो
एनपीवी बतेगा। एनपीवी बेसिकली क्या बता रहा है, जो मेरी एक्सपेक्टेड रेट था उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है या नहीं बच रहा। अगर एक्स्ट्रा बच रहा है तो एक्सेप्ट द प्रपोजल, अगर नहीं बच रहा है मतलब एनपीवी नेगेटिव है, इसका मतलब जो तेरी एक्सपेक्टेशन थी वो भी मीट नहीं हुई तो तेरे को रिजेक्ट करना चाहिए प्रपोजल को। ठीक है, यस, ये हमने देखा हुआ है ना, ये कैलकुलेशन अभी हमने ऊपर करी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। नाउ एनपीवी जो है ना, कह रहा है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें टीवीएम कंसीडर किया जाता है। ये एक मेथड है जिसके अंदर में डिस्काउंटिंग कैश फ्लो का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ये एक एब्सोल्यूट टर्म्स में आंसर बता रहा है। एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब क्या, एक्सपेक्टेशन के बाद कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, ये हमारा कितना फायदे का सौदा हो रहा है एक्सपेक्टेशन के बाद, तो एक हमें एक अच्छी चीज बता रहा है। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है ना, अगर किसी प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसा लग रहा है और किसी प्रोजेक्ट में कम पैसा लग रहा है ना। अब जैसे यहां पर मेरा एनपीवी 20,000 आया बट ये 10 लाख लगा के आया, यहां पे एनपीवी 10,000 आया बट ये 2 लाख लगा के आया, तो दिखने में क्या लग रहा है, ये बेटर है। बट एनपीवी क्या बोलता है, जहां पे हायर एनपीवी है ना वो बेटर है, तो वो इसको प्रेफरेंस देगा। वो उसको बोलेगा कि इनिशियल कितना पैसा जा रहा है मुझसे उससे मतलब नहीं है, जिधर में एनपीवी हायर उसको प्रेफरेंस करने का। तो अकेले एनपीवी देखना सही नहीं होता, एनपीवी के साथ कुछ और जरूर देखा जाता है। जनरली पीआई देख लेते हैं या आईआरआर देख लेते हैं, पैरेलली देखना जरूरी होता है। बट अगर वो बोलेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करना है, या एनपीवी या आईआरआर या हमारा पीआई, देन वी विल प्रेफर एनपीवी ऑलवेज। अगर इकलौता मेथड प्रेफर करना सिर्फ एनपीवी को देखकर किया जाएगा, क्योंकि वो मुझे एब्सोल्यूट प्रॉफिट बता रहा है ओवर माय एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो ये मेरा बेटर मेथड माना जाता है उस केस में। बट हम बोलते हैं अगर थोड़ा माइंड ओपन करके चले तो साथ में कुछ और देखने से हमें कुछ चीजें पता चल जाती है जो यहाँ पे इसकी डिसएडवांटेजेस है। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लग रही है उस पर ध्यान नहीं देता, वो सीधा ये बताता है कि सब कुछ काट पीटने के बाद में ये 20,000 का एक्स्ट्रा बना के दे रहा है, ये 10,000 का बना के दे रहा है। जबकि आपको दिख रहा है, जबकि आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर अच्छा खासा है ना, अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है। नाउ ओके, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या बोलता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो। ये क्या बोलता है, कह रहा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है वो प्रॉफिटेबल है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब जो मैंने धंधे में कमाया उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर मेरे धंधे में जो लगाया उससे ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब ये 1 से बड़ा हो जाएगा, ये वैल्यू बड़ी आ रही है इससे, ये 1 से बड़ा हो जाएगा, तो प्रेफरेबल है ना। जो कमाई हो रही है एट द डिस्काउंटिंग रेट, यस, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उस पर मेरी कमाई का जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है वो मेरे लगाने से ज्यादा आ रहा है, तो प्रेफरेबल है ना, सिंपल बात है। तो एक्सेप्ट द प्रपोजल अदरवाइज रिजेक्ट द प्रपोजल। ठीक है, बट अब समझो ये अकेला एक रिलेटिव मेथड है। रिलेटिव मेथड क्योंकि ये कंपैरिजन कर रहा है आउट इनफ्लो टू आउटफ्लो का। अगेन ये एक चीज को इग्नोर कर रहा है, ये एक चीज को इग्नोर कर रहा है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना कमाई हो रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर ये एक नुकसान दे रहा है। ठीक है ना, अच्छा, और दूसरा ये ऐसे प्रोजेक्ट जो कि हमारे इनडिविजिबल होंगे। इनडिविजिबल का मतलब होता है जिसके मैं टुकड़े नहीं कर सकता, उस टर्म्स में, उस केस में यहां पर हमें सही गाइडेंस नहीं देता, वहां पर हमें ये सही गाइडेंस नहीं देता। ठीक है, क्लियर है गाइस? ओके, आईआरआर नेक्स्ट मेथड आता है। अगेन मैं आईआरआर आपसे डिस्कस कर चुका हूं। आईआरआर मेथड में हम क्या करते हैं, सारा जो प्रेजेंट वैल्यू, सारा जो मेरा कैश इनफ्लोज हुआ ना उनका प्रेजेंट वैल्यू इक्वल करने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो। तो कह रहा है आईआरआर एक ऐसा रेट है जिस पर हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सिंपल, जैसे ये इक्वल होगा जिस रेट पर वो आईआरआर होता है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग रेट लेते हैं, एक लोअर रेट लेंगे, एक हायर रेट लेंगे। लोअर रेट पे एनपीवी पॉजिटिव आएगा, हायर रेट पे एनपीवी नेगेटिव आएगा। तो लोअर रेट में हम क्या करेंगे, प्रपोर्शन ऑफ एनपीवी लोअर रेट बाय में एनपीवी लोअर रेट माइनस का, एनपीवी लोअर रेट माइनस का एनपीवी हायर रेट इनटू में हायर माइनस लोअर रेट, ये कर देंगे तो आपको आईआरआर की वैल्यू मिल जाती है। समझ में आया? ठीक है ना, जैसे कि हमारा इस पे हमने क्वेश्चन देख लिया है। ओके, अगेन हमें जो बात समझनी है, हमें जो इसके बारे में बात समझनी है वो क्या समझनी है कि आईआरआर का फायदा और नुकसान क्या है। अच्छा, ओके, ये ना इधर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है आईआरआर का। एक और क्वेश्चन था, हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया ना वो ये लोअर और हायर रेट वाला ये डिस्कस किया था। देखो ये समझो, यस देखो ये रहा, ये लोअर रेट है। अब ये लोअर रेट है 10%, ये हायर रेट है ऑब्वियसली 12% इज हायर देन द 10% वैल्यू। तो लोअर रेट पे मेरा एनपीवी कितना आया,
पॉजिटिव आया 2280, फिर मैंने हायर किया, जैसे एनपीवी पॉजिटिव आया मैंने हायर रेट लिया, उसमें मुझे एनपीवी नेगेटिव मिला, तो एक हायर एक लोअर जब मिलेगा उसके बीच में मेरे को एक ऐसा एनपीवी मिलेगा जिसपे मेरी वैल्यू 0 आ रही होगी, तो मैंने वो निकालने की कोशिश करनी है, वो रेट जो होगा मेरा आईआरआर होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, लोअर रेट में एनपीवी ऑफ लोअर रेट बाय में एनपीवी ऑफ लोअर रेट माइनस ऑफ, ये वैल्यू नेगेटिव है, ब्रैकेट में लिखने का मतलब है नेगेटिव है, माइनस ऑफ एनपीवी ऑफ हायर रेट इनटू में हायर माइनस लोअर रेट, सिंप्लीफाई किया तो मुझे फाइनल में आईआरआर मिल गया। मतलब ये 10.705 ऐसा रेट है जिस पर मैं अगर एनपीवी निकालूं तो मेरा 0 आने वाला है। मतलब मेरे बिजनेस का जो एक्सपेक्टेशन या मेरे बिजनेस का जो रिटर्न है ना, जो कमा के दिया वो आईआरआर है, मेरे बिजनेस का जो रिटर्न है ना वो कमा के दिया वो आईआरआर है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरा यूनिफॉर्म कैश आउटफ्लो होगा ना तो मैं डिस्काउंटिंग ना सबकी एक साथ कर सकता हूँ, है ना। मतलब इट विल बी लाइक एन्युटी के फॉर्म में कि मुझे हर साल सेम कमाई मिल रही है, ए। तो अब मेरे को जब इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, तो मैं इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हर एक का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, मैं ए को सीधा PVIFA से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बेसिकली क्या होता है मेरा, ये होता है 1 बाय में 1 प्लस आई, 1 बाय में 1 प्लस आई का स्क्वायर, बाय में 1 प्लस में वाई बाय आई का क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे ये वैल्यू देखो तुम, ये PVIFA निकाल रखिए 4.11 एट 12%। कैसे निकाला मैं बताऊँ उसको, कितने साल के लिए, साल देखो 6 साल के लिए, है ना। तो 6 साल के लिए 4.11 कैसे आया, तो मेरा 12% डेसिमल में 12.12 हो गया, 1 में ऐड कर दो 1.12। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है अपने को, कितनी बार पता है, अपने को 6 बार लेना है। तो डिवाइड इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। अब GT का बटन दबाओ, अलग आंसर आ रहा है, ये कैसे हो सकता है, कुछ अलग वैल्यूज़ हैं, एक बार देख लेते हैं, कुछ तो अलग वैल्यूज़ हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, या 6 वैल्यूज़ नहीं होंगी, ज़्यादा होंगी, एक बार वापस से करें, चलो 1.12 डिवाइड इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, GT का बटन दबाया, सही आ रहा है ना, वो कुछ शायद बटन गलत प्रेस हो गया हुआ, तो 4.11 आ रहा है, ठीक है। 6 साल के लिए निकालना, 13% के लिए भी निकालना है, तो अगेन क्या करेंगे, 1.13 डिवाइड इक्वल टू से पहली बारी वैल्यू का निकल गया, फिर इक्वल टू से दूसरी बार का, तीसरी साल का, चौथे साल का, 5वें साल का, 6वें साल का, GT का दबाओगे इन सबका सम हो जाएगा, पहले साल का सम, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, 5वें साल का, 6ठे साल का, ये वैल्यू जिसकी स्टोर्ड है, GT दबाया सम हो गया सबका, तो अब देखोगे 3.998 आ रहा है, चेक करें। 1.13 डिवाइड इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, GT किया 3.9976 आ रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू, ठीक है ना। यस, तो हमने क्या देखा, हमने देखा, देखो इस तरीके से भी तो कर सकते हैं ना, अगर मेरा सेम एन्युटी है तो एन्युटी को PVIFA से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मिल जाएगी। अब हमने क्या पढ़ा, IRR में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के इक्वल होनी चाहिए, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो मेरा इस केस में 10 लाख दे ही रखी है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 10 लाख इज इक्वल टू एन्युटी कितनी थी, 2,50,000 हर साल की, इनटू में PVIFA। तो कह रहे देख लो PVIFA किसका जो है ना, किसका 4 आ रहा है, तो हमने देखा 13% पे ये अप्रोक्सीमेटली 4 आ रहा है, तो मेरा IRR इसका हमने सीधा 13% कर दिया। ये ट्रायल एंड एरर मेथड से हम रेट्स निकाल रहे हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से हम देख रहे हैं कि कौन से रेट पर 6 साल के लिए हमारा ये नियर टू 4 आ रहा है, तो हमने देखा ये 13% पे आ रहा है, हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। सही है गाइस। नाउ अब अगेन IRR क्या है मेरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट IRR बताता है, अगर वो KO से बड़ा तो इसको एक्सेप्ट किया, अगर वो KO से छोटा तो इसको हमने रिजेक्ट किया। अगेन IRR को हम उतनी प्रेफरेंस नहीं देते जितनी हम NPV को देते हैं, बिकॉज NPV ये बताता है कि कितना एक्स्ट्रा गेन मिल रहा है, IRR बस मेरे प्रोजेक्ट का रिटर्न बता रहा है, बट NPV क्या बता रहा है, मेरे प्रोजेक्ट में कितना एक्स्ट्रा मुझे रिटर्न मिल रहा है ओवर माई एक्सपेक्टेशन, तो हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस, और दूसरा पॉइंट क्या है, IRR ना कई बार हमें गुमराह कर देता है, क्योंकि IRR में क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने को प्रेफरेंस मिलती है, तो ऐसे केसेस होते हैं कई बार NPV ज़्यादा है, IRR कम है, लेस है ना, ये कम है ये ज़्यादा है, और NPV दूसरे केस के अंदर में ये लेस है और ये IRR इसमें हाई है, तो हम कौन से को प्रेफर करेंगे, हम NPV हाई वाले को प्रेफर करेंगे, नॉट टू दिस वन, हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे, हम इसको प्रेफर करेंगे, बिकॉज असली में जो मकसद है वो क्या है हमारा, NPV कितनी ज्यादा से ज्यादा हो रही है ओवर माई KO।
आईआरआर कई बार हाई हो सकता है, इनकेस एनपीवी लो भी हुई ना, आईआरआर हाई हो सकता है उस केस में जब मेरी इनिशियल जो मुझे है ना रिटर्न जो मिल रहा है, जो मेरी इनिशियल इनफ्लोज हो रहे हैं कैश इनफ्लोज वो ज्यादा मिल रहा है, तो उस केस में आईआरआर हाई हो सकता है। अगर एनपीवी कम भी हुई तो हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे, हम प्रेफर किसको करेंगे जिसमें एनपीवी हाई होगी, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। तो इसी से हमारी अगली जो अजम्पशन है ना दैट इज कॉल्ड एज री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन वो बनती है। री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन क्या बोलता है कि अगर आपको बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है ना तो डोंट री इन्वेस्ट ऑन आईआरआर रेट, इन्वेस्ट ऑन द केओ या इन्वेस्ट एज पर एनपीवी, है ना। तो री इन्वेस्टमेंट मतलब कि कह रहे जो बिजनेस में कमाया लगाया ना, मतलब मान लो मैंने बोला कि मेरे बिजनेस से मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी 10% कमाने की, मैंने वो कमाया, फिर भी मेरा एनपीवी पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, एनपीवी मान लो मेरा वेरी हाई आया, इसका मतलब क्या है कि मेरा आईआरआर जो है ना वो काफी ज्यादा होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, आईआरआर ज्यादा होने वाला है। अब अगली बार तुम क्या चाहोगे, कह रहे जितना मैंने पिछली बार कमाया ना उसी पर लगाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा दिमाग क्या बोलेगा, तुम आईआरआर अगले बार भी रिटर्न कमाने की कोशिश करोगे, बट जरूरी नहीं ऐसा हो। कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में जब बिजनेस चालू करते हैं ना कंपटीशन कम होता है, थोड़ा एसएमबी इसमें इन्वॉल्व करता है, तो जब स्टार्टिंग में अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कंपटीशन कम होता है, तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं, बट जैसे जैसे स्केल करेंगे कंपटीशन इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज करेंगे, तो उतना रिटर्न नहीं निकलता जितना हमें निकलना चाहिए, जितना निकला है पहले। बट अगर मेरी एक्सपेक्टेशन सेट है ना कि मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है, तो मैं री इन्वेस्टमेंट भी जब करना चाहूंगा उसी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली करना चाहूंगा। तो बोलता री इन्वेस्टमेंट भी अगर बिजनेस में करनी है तो केओ से करो, आईआरआर से ना करो, क्योंकि आईआरआर एक्चुअल में हमें वो चीज नहीं बता रहा जो सब चीजों को कंसिडर कर रहा है। आईआरआर बस ये बता रहा है कि तुम्हारे धंधे में अभी कितना निकला, उसका रिटर्न क्या है ना। फ्यूचर में वो सेम निकलेगा ऐसा श्योरिटी नहीं बोल सकते, तो याद रखना इस बात को, ओके। इसीलिए अब आईआरआर की और भी प्रॉब्लम है, एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर मेरे बिजनेस के अंदर में री इन्वेस्टमेंट कई बार होती है ना, अब तो क्या होगा, इतने प्रोजेक्ट का आईआरआर अलग निकल रहा होगा और इसके आगे के प्रोजेक्ट का डिफरेंट लाइफ साइकिल पे आईआरआर अलग निकल रहा होगा, तो मेरे प्रोजेक्ट में 2 डिफरेंट आईआरआर हो रहे होंगे। कह रहे 3 साल के लिए अलग रेट ऑफ रिटर्न दिख रहा है, यहां पर देखो यहां पर अलग दिख रहा है, और इसमें प्रॉब्लम पता है क्या हो रही होगी, मतलब एनपीवी 0 यहां पर अलग आ रहा है इसका लेकर, जब मैं ज्यादा ले रहा हूं ना तो यहां पर दोबारा री इन्वेस्टमेंट हुई है तो मेरा एनपीवी अलग आ रहा है। तो ऐसे केस में 2 आईआरआर हो रहा है, मैं कौन से आईआरआर को कंसीडर करूं, डिफरेंट लाइफ साइकिल है तो मैं कौन से वाले को कंसीडर करूं, जो पहले चल रहा था, जब मैंने री इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके बाद चल रहा है, तो मैं इसको ध्यान में रख के नहीं चलता। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जब भी डिस्काउंटिंग होनी चाहिए वो हमारी केओ से होनी चाहिए, है ना, तो मेरी डिस्काउंटिंग केओ से होनी चाहिए। इसी का तोड़ निकालने के लिए आईआरआर से डिस्काउंटिंग ना करें, तो हमने डिस्काउंटिंग जो है ना वो केओ से करने के लिए हमने एक मेथड निकाला जिसको बोला हमने एमआरआर मेथड, ठीक है, यस एमआरआर, ओके, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो वो क्या कहता है मेथड, एमआईआरआर मेथड कहता है, इसको बोलते हैं, ये हमारा एमआईआरआर का एग्जांपल है या एमआरआर का एग्जांपल है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये मेथड बोलता है कि आप क्या करिए, आप प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग मत करो, आप फ्यूचर में कह रहे सारी वैल्यूज को ले जाओ बाय कंपाउंडिंग विद द केओ रेट। समझो डिस्काउंटिंग का मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं प्रीवियस टर्म्स में, ना पिछले जो प्रेजेंट के टर्म में हम वैल्यूज को निकाल रहे हैं एट द डिस्काउंटिंग केओ रेट। कह रहे वही सेम केओ रेट पे आप क्या करिए फ्यूचर में वैल्यूज को कन्वर्ट कर दीजिए। अब जब सारी वैल्यूज को फ्यूचर में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे प्रोजेक्ट के एंड में ये वैल्यूज अगर मुझे मिलती इनकम की तो कितनी मिलती। अब ये क्या कह रहा है, इन सबका सम जो है ना वो आप चेक करो कि किस रेट पर हमारा जो है हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो के इक्वल आ रहा है, मतलब इस वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पर हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के इक्वल आ रहा है। ये जो हमारा नेट फ्यूचर वैल्यू है ना, ये वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू हमारा किस वैल्यू पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के इक्वल आ रहा है। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो हमारे इनफ्लोस थे ना इसमें कहीं आईआरआर वाली कंफ्यूजन ही ना हो, इसमें कहीं मान लो मेरे री इन्वेस्टमेंट हो रहे ना उसका टेंशन ही ना हो, तो हमने क्या किया, तुम पूरा प्रोजेक्ट दोहरा ले। अब यहाँ पे मेरे को पंगा ही नहीं है ना कि मेरे को 3 साल के लिए पहले कंसीडर करूँ आईआरआर या 6 साल के लिए, तो हमने बोला काम कर, तेरा पूरा प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल खत्म कर ले। अब हर एक जो बीच में कैलकुलेशन चली उसको एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में देख ले, तेरे को पता चल गया प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, कह रहा क्लियर है।
अब ये डिस्काउंटिंग में जो कर रहा है ना, तो वो अपनी एक्सपेक्टेड रेट दैट इज केओ से आप डिस्काउंटिंग करो। हमने डिस्काउंटिंग कर दी। डिस्काउंटिंग मतलब बेसिकली हमने कंपाउंडिंग करी। जब फ्यूचर में भेजा हमने कंपाउंडिंग करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं डिस्काउंटिंग करते हैं, तो हमने कंपाउंडिंग कर दी और मैंने फ्यूचर वैल्यूज निकाल ली। इसका टोटल निकाला, इसका टोटल निकाला। जैसे इसका का रखा है, देखो मैंने हर एक साल का फ्यूचर वैल्यू लिया। कैसे निकाला? जैसे इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा आफ्टर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो 4 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू। इसका फ्यूचर वैल्यू कितना होगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू। इसका फ्यूचर वैल्यू कितना होगा? 1 साल, 2 साल, 2 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू। इसका वैल्यू कितना होगा फ्यूचर वैल्यू? 1 साल बाद का। और ये तो फ्यूचर में लास्ट साल में जो 5वें साल के अंत में उसी में वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने हर एक में क्या किया? कंपाउंडिंग कर दी उसके हिसाब से। कंपाउंडिंग करने के लिए मैंने 1 + i⁴n से मल्टीप्लाई कराया इन सारी वैल्यूज को, और मेरा फ्यूचर वैल्यू ये निकल कर आया। अब ये जो फ्यूचर वैल्यू है ये 2,13,000 समथिंग, हमने बोला इस वैल्यू का ना आप ये चेक करो किस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू हमारी इक्वल आती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आवर फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनफ्लो किस पे इक्वल आती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जिस रेट पर इक्वल आएगी ना वो ही है मेरा मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारा तोड़ निकालता है 2 IRR आने का। ये हमारा तोड़ निकालता है 2 IRR आने का, बिकॉज ये पूरी लाइफ स्पैन को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। तो इसी को हमने यूज किया कि ये वैल्यू हमारी कौन से, जब मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं तो कौन से रेट पे बराबर आएगी इसके, है ना। तो हमने इसी का यूज करके रेट जो निकाला वो 9.44% आया। तो दिस इज शोइंग कि 9.44% पर अगर मैं इसकी डिस्काउंटिंग करूंगा तो वो इसके इक्वल आएगा, सिंपल है। ठीक है, तो हमने यही पुट करके इसको वैल्यू निकाला है। ओके, नाउ सो अब हम बात करने लगे हैं आप लोगों से कैपिटल बजटिंग अंडर कैपिटल रेशनिंग। मतलब क्या है कि मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हैं। अब मुझे उन प्रोजेक्ट में एनपीवीज दिख रही है सभी की पॉजिटिव, मतलब मैं कोई सा ही प्रोजेक्ट यूज कर सकता हूं, बट मैं कौन से प्रोजेक्ट यूज करूं अगर मेरे पास लिमिटेड कैश है। मतलब मेरे पास में अलग अलग प्रोजेक्ट है, किसी में 1 लाख रुपए लगाना है, किसी में 2 लाख, किसी में 3 लाख। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास ABCDE 5 प्रोजेक्ट है। ठीक है, किसी में 50,000 लगाना, किसी में 40, किसी में 25, किसी में 30, किसी में 35, और हर एक का एनपीवी ये आ रहा है। अब मैं क्या चाहूंगा? मैं चाहूंगा कि मैं वो प्रोजेक्ट चूज करूं जिस प्रोजेक्ट के अंदर में मेरे को जिस प्रोजेक्ट के अंदर में मुझे बेस्ट जो है ना फायदा हो। तो कह रहे बड़ा सिंपल तरीका है, तुम क्या करो एनपीवी को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कराओ। तुम क्या करो एनपीवी को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कराओ। ठीक है, क्लियर है? यस, हाँ। या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, एक सेकंड, हाँ। हाँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया? मैंने इस तरीके से किया, किताब में थोड़ा अलग तरीके से किया। मैंने क्या किया? मैंने कहा एनपीवी को तुम सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करो, तो तुमको क्या मिलेगा? तुम्हारे को वो एक्स्ट्रा रिटर्न पता चलेगा जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है। तो ये मेरा क्या हो गया? एक्स्ट्रा रिटर्न पता चल गया, है ना। मेरी जो बेसिकली ये बता रहा है कि जो मेरा 15% का जो केओ है ना, उसके ऊपर में एक्स्ट्रा मैंने 0.308 टाइम्स कमाया। दूसरा में मेरा जो है 0.4675 टाइम्स कमाया। चौथे में ये कमाया, पांचवें में ये कमाया, छठे में ये कमाया। अब मेरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर में जितना एक्स्ट्रा टाइम्स मैं कमा रहा हूं मैं उसको प्रेफर करूंगा। तो सबसे ज्यादा टाइम्स इसको प्रेफर करूंगा फर्स्ट, देन सेकंड इसको प्रेफर करूंगा, देन थर्ड इसको प्रेफर करूंगा, देन फोर्थ इसको, देन फिफ्थ इसको। इस हिसाब से रैंकिंग कर दो, नाउ अब मैंने बोला मेरे पास 1,20,000 है, तो मैं सबसे पहले पैसा किसमें लगाना चाहूंगा? मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट में। फिर मैं दूसरा पैसा, बचा हुआ पैसा कितना हुआ मेरे पास में? हमारे पास में 40,000 है, तो मैं किसमें लगाना चाहूंगा? इसमें लगाना चाहूंगा, है ना। इसमें लगा दिया। ठीक है, सेकंड प्रोजेक्ट किसमें लगाना चाहूंगा? जो मेरा सेकंड रैंक है ये वाले प्रोजेक्ट में 40,000 लगा दिया। अब बचा हुआ कितना हुआ? 85,000 में से 40,000 गया, 45,000 बचा। अब 45,000 में से मैं किसमें लगाना चाहूंगा? जिसका मेरा थर्ड रैंक है। थर्ड रैंक कौन सा मेरा? ये वाला प्रोजेक्ट। लगा सकता है 25,000, मैंने थर्ड रैंक 25,000 इसमें लगा दिया। अब मैं बचा हुआ पैसा कितना? 20,000। अब मैं 20,000 किसमें लगाना चाहूँ? तो मेरा फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट गया, ये वाला प्रोजेक्ट गया जिसमें फर्स्ट रैंक था, ये वाला प्रोजेक्ट गया जिसमें सेकंड रैंक था, ये वाला प्रोजेक्ट गया मेरा ये रैंक था। अब मेरे पास बचा 20,000 पे। अब ये 20,000 पे किसमें लगाऊं? कह रहे ये भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं है, ये भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं है। अगर मेरे प्रोजेक्ट डिविजिबल है, डिविजिबल मतलब मैं इनका पार्ट प्रोजेक्ट उठा सकता हूं, तो मैं उस केस में जिसका नेक्स्ट रैंक है उसको निकालूंगा। तो उस केस में मैं फोर्थ प्रोजेक्ट को उठाऊंगा, क्योंकि मेरा डिविजिबल प्रोजेक्ट होगा। तो मैं कहूंगा कि 20,000 का पैसा इसमें लगा के इस अमाउंट का 20,000 डिवाइड बाय 30,000 इतना प्रपोर्शन कमाई हो जाएगी। तो मैंने ये किया कि मैं 20,000 बचा, मेरे पास 30,000 नहीं है, तो 20,000 पे लगा के ये पैसा हमने कमाई कर लिया। ये पैसा कितना है? 20,000 बाय 30,000 इंटू में जो
उसकी कमाई थी, देखो इसकी कमाई थी 11,200, तो मेरा ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा जो 4th रैंक प्रोजेक्ट था उसमें कमाई कर लिया, तो मेरा हाईएस्ट एनपीवी इसमें आया। मैं हमेशा क्या चाहूंगा, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उसके बाद जो मैक्सिमम एनपीवी बन सके वो कमाऊं, तो जिसमें सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम्स बन रहा है उसमें पहले ध्यान, फिर सेकंड टाइम पे, फिर थर्ड टाइम पे, फिर फोर्थ टाइम पे, फिर फिफ्थ टाइम पे, ठीक है ना। तो ये हो गया तब जब मेरा प्रोजेक्ट बांट सकते थे या तोड़ सकते थे। अगर मैं प्रोजेक्ट नहीं तोड़ सकता ना, फिर थोड़ा केस डिफरेंट है ना। कैसे डिफरेंस है, देखो पहले दो में तो कोई लॉजिक की टेंशन की बात ही नहीं है, ये तो सिंपल है। अब देखो मेरे पास में ना, समझो मेरी बात, मेरे पास में अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास 1,20,000 ही है। मैं क्या चाहूँगा, मैं 1,20,000 को इस प्रकार से यूटिलाइज करना चाहूँगा कि उसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट उठा सकूँ। अगर मान लो मैंने ये 3 प्रोजेक्ट ही उठाए EBC, ठीक है, अब बचा हुआ 20,000 से मैं कोई प्रोजेक्ट चालू नहीं कर सकता। अगर मेरा प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं है, प्रोजेक्ट इज इनडिविजिबल, तो मेरा प्रोजेक्ट इनडिविजिबल क्या है, मतलब मैं पार्ट प्रोजेक्ट चालू नहीं कर सकता। तो ना 30,000 वाला प्रोजेक्ट चालू होगा, ना मेरा 50,000 वाला चालू होगा। तो मैं ना तो ये प्रोजेक्ट कर पाया, ना मैं ये प्रोजेक्ट कर पाया। तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। मुझे ये लॉजिकली पता है कि EB के साथ ही कॉम्बिनेशन बनेगा, तो मैं EBC का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कि EBC क्या बेस्ट बन रहा है, तो उस केस में कमाई ये हो जाएगी। फिर मैं बोलूंगा चल C को छोड़, पूरा D लगा दे C की जगह, तो D प्रोजेक्ट लगाया, इसकी कमाई छोड़कर इसमें क्या लगा सकता हूँ बचा हुआ पैसा, मतलब जब मेरा 45,000 बचा होगा तो मैं क्या इसमें लगा सकता हूँ, हाँ लगा देंगे, कह रहे इसको देखेंगे। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट चेक करेंगे कॉम्बिनेशन। जैसे इसमें देखा मैंने, देखो मैंने EBC चेक किया, मैंने EBD चेक किया, मैं और भी चेक कर सकता था और देखता कमाई सबसे ज़्यादा किसमें हो रही है। तो मेरे को दिखी कमाई सबसे ज़्यादा EBD में हो रही है, तो मैं EBD प्रोजेक्ट को चूज कर लूंगा। ये कब करना है, जब मेरा प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है, मतलब मैं पार्ट प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। तो मैं जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, जिसमें हाईएस्ट एनपीवी आए, मैं उसको प्रेफर करूंगा, ठीक है। नाउ लास्ट चीज, दैट इज प्रोजेक्ट विद अनइक्वल लाइफ। अगर कुछ प्रोजेक्ट अनइक्वल लाइफ के होंगे तो वो कंपेरेबल नहीं होते। मान लो मेरे पास 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं जो कि बराबर लाइफ के नहीं है, तो वो कंपेरेबल नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हमें यूज करना पड़ता है, यस 2 डिफरेंट मेथड होते हैं। पहला होता है हमारा रिप्लेसमेंट चेन मेथड और दूसरा होता है इक्वलाइज एनुअल क्राइटेरिया। ये मेथड तभी यूज होता है जब हमारा एक लाइफ मल्टीपल है दूसरे की, मल्टीपल ऑफ द अदर प्रोजेक्ट लाइफ। एक प्रोजेक्ट लाइफ जो है ना मल्टीपल ऑफ अदर प्रोजेक्ट लाइफ है, तभी मैं ये काम कर सकता हूँ। मतलब मान लो अगर एक प्रोजेक्ट मेरा जो है ना 3 साल का है तो दूसरा 6 साल का है, तो इसका मल्टीपल है। बट अगर मान लो ये 5 साल का होता तो उस केस में ये तो मैं कुछ मल्टीपल नहीं कर सकता, है ना। मल्टीपल मतलब नहीं कर सकता सर, डेसिमल में तो 3/5 से मल्टीप्लाई करा सकते हो, इंटीजर बात कर रहे हैं, है ना। तो उस केस में ये यूज़ नहीं हो पाएगा। जैसे ये प्रोजेक्ट है, देखो ये प्रोजेक्ट मेरा 3 साल में ख़त्म हो गया, है ना। दूसरा प्रोजेक्ट मेरा वापस कितने साल में ख़त्म हुआ, 6 साल में, तो ये इसका दुगना है, तो इसमें ये लग सकता है। ये सिंपल सी बात क्या बोलता है, देखो 0th ईयर में ये लगाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में ये कमाया, ठीक है। अब प्रोजेक्ट बी में क्या हुआ, 0th ईयर में ये लगाया, ये कमाई करी। अब ये कह रहा है आप रिपीट मार दो सेम चीज़ को दोबारा, उसमें क्या होगा, ये जो 3 कमाई है ना यहाँ बन जाएगी 7,000, 7 लाख, 13 लाख और 12 लाख। बट इसमें लगाया भी तो 20 लाख ना, तो उस केस में क्या होगा, जो थर्ड ईयर है ना वो इसका 0th ईयर बन जाएगा, तो इसमें लगाई ये हो जाएगी वापस से। तो सेम प्रोजेक्ट मेरा रिपीट हो जाएगा अगेन, है ना। ये जो 3 कमाइयाँ हैं ये चौथे पाँचवें छठे साल में मिलेगी, बट इसको कमाने के लिए इससे 1 साल पहले मेरा इन्वेस्टमेंट भी जा रहा होगा। तो अब मेरा प्रोजेक्ट बी का जो इन्वेस्टमेंट बनेगा वो ये नाउ इसका सम इज माइनस ऑफ 8 लाख समथिंग, देन ये बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी डिस्काउंटिंग करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से डिस्काउंटिंग करी है 12% के रेट पर, तो मेरे ये PVIF की वैल्यू आई है। अब मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट ए में, है ना, प्रोजेक्ट ए में इसके डिस्काउंटिंग के हिसाब से NPV दे रखा है। प्रोजेक्ट बी के अंदर में मेरे को ये जो वैल्यू दे रखी है काम की नहीं है मेरी, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यू का डिस्काउंटिंग दोबारा से करना पड़ेगा। तो मेरे कैश फ्लोज क्या पहले ये बन रहे हैं, है ना, यहाँ पर ये, अब इसका सम मेरा ये हो गया, फिर ये बन रहे हैं, इसका वापस से डिस्काउंटिंग किया मैंने, इनको मल्टीप्लाई करा के, तो मेरा इनका डिस्काउंटेड कैश फ्लो ये आया। इसका जो सम बन रहा है वो 882300 बन रहा है। तो ये NPV हाई है, ये NPV आई है, कह रहे ये वाला, तो इसको प्रेफर करेंगे रादर देन दिस। मतलब मैं प्रोजेक्ट बी करना प्रेफर करूंगा, रिपीटिशन ऑफ प्रोजेक्ट आफ्टर एवरी 3 ईयर रादर देन गोइंग फॉर प्रोजेक्ट ऑफ ए, ठीक है ना। यस, ये था हमारा कौन सा मेथड, ये मेथड था हमारा यस रिप्लेसमेंट चेन मेथड। एक मेथड और है दैट इज इक्विवेलेंस एनुलाइज क्राइटेरिया मेथड, ठीक है। यस, इक्विवेलेंट एनुलाइज क्राइटेरिया मेथड, ये क्या बोलता है समझो, ये बोलता है
कह रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता इक्वल लाइफ है या नहीं है, हमारे पास सिंपल सा काम है। सिंपल सा काम क्या है, कह रहा है आप क्या करो, आप हर एक प्रोजेक्ट का ना, यस हर एक प्रोजेक्ट का ना आप क्या करिए, डिस्काउंटिंग कर लीजिए। कैसे डिस्काउंटिंग, कह रहा है जो भी इनफ्लोज आ रहे हैं ना, जो भी आउटफ्लोज आ रहे हैं उसका आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। कह रहे निकाल लिया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्या बन जाएगा, एनपीवी। कह रहे निकाल लो। अब इस एनपीवी को ना आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों प्रोजेक्ट में सेम साल के लिए। समझो मेरी बात, मान लो ये एक प्रोजेक्ट 3 साल का है, दूसरा प्रोजेक्ट 5 साल का है। आप दोनों प्रोजेक्ट का ना सबका एनपीवी निकालो। अब ये एनपीवी जो आएगा ना, कह रहे अकॉर्डिंग टू टीवीएम, आप टीवीएम के अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एक्यूमुलेटेड मिलेगा। आप एनपीवी को डिवाइड करा दो पीवीआईएफ से ए से, तो ये मिल जाएगा मुझे एनुअल रिटर्न। कह रहा है एनुअल रिटर्न दे देगा। ये एनुअल रिटर्न जिसका ज्यादा होगा वो बेटर है। आई थिंक हमें कहीं कर रखा हो, ये रहा देखो, ये देखो मैंने क्या किया, हर एक प्रोजेक्ट, ये मेरे पास 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट थे, ठीक है ना, इन दोनों प्रोजेक्ट का हमने क्या किया, पीवीआईएफए फैक्टर निकाला। तो पहले का ये आया, दूसरे का ये आया। इनका एनपीवी मेरा दोनों का जो गिवन था वो ये था, मैंने इन दोनों प्रोजेक्ट को ना इससे डिवाइड कर दिया। तो ये वैल्यू क्या शो कर रहा है कि मेरी हर साल की कमाई कितनी होगी। तो ये वैल्यू क्या शो कर रहा है मेरा, कह रहा है इट इज इक्विवेलेंट की हर साल की कमाई कितनी होगी। कह रहा है भूल जाओ ये कमाई को, हमने अपनी लगाया हुआ पैसा डिवाइडेड बाय में और हमारा जो कमाया हुआ पैसा है, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हमने बोला जो कमाई हो रही है उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया बाय दिस एनपीवी। ठीक है, अब इस एनपीवी को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा दिया हमारी जो लाइफ थी प्रोजेक्ट की। तो डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए हमने टीवीएम का ध्यान रखते हुए हमने उसके प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो हमारा एक्यूमुलेटेड है पीवीआईएफए फैक्टर उससे डिवाइड करा दिया। ठीक है ना, तो हमारा ये बन गया। बट इस पीवीआईएफए फैक्टर वही 1 बाय में 1 प्लस आई का स्क्वायर, ये भी हमने जो निकाला था ना वही होता है। यस वही, देखो ये ना शॉर्टकट ट्रिक, इनका यूज करके हमने इससे डिवाइड कराया। तो ये क्या बताएगा, हमारा ये पैसा, ये जो पैसा है ना, ये पैसा ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है एनुअली। अब जिसमें जो ये एनुअली डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, अब मेरा ये कंपेरेबल है, जिसका ये एनुअल वैल्यू ज्यादा आ रहा है वो वाला प्रेफरेबल हो गया। तो अगेन इसका बी का ज्यादा आ रहा है, ए का कम आ रहा है, तो मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। ठीक है ना। नो, अब लास्ट एक क्वेश्चन है जो मुझे आपसे डिस्कस करना है। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू इंक्रीमेंटल, है ना। इंक्रीमेंटल जब हमारा क्या नाम है एनपीवी का कॉन्सेप्ट आता है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है हमारे पास ना, कई बार क्या होता है एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहा होता है, हमें बोला था कि या तो इसको कंटिन्यू रखो या इसकी जगह में न्यू प्रोजेक्ट चालू कर दो। अब न्यू प्रोजेक्ट जब चालू करूंगा ना, उसमें इनकम न्यू होएगी, उसमें एक्सपेंडिचर अलग होंगे, उसके अंदर में क्या नाम है हमारे पास में इन्वेस्टमेंट अलग होगी, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये एक ओल्ड मशीन है, एक न्यू मशीन है। ओल्ड मशीन 8,10,000 की सेल कर रही है, न्यू भी इतने की करेगी। मटेरियल कॉस्ट कम हो गया, लेबर कॉस्ट कम हो गई, वेरिएबल ओवरहेड कम हो गए, फिक्स ओवरहेड बढ़ गए, डेप्रीसिएशन ऑफ द मशीन, ऑब्वियसली नई मशीन आई तो महंगी होगी तो उसका डेप्रीसिएशन बढ़ गया, पीबीटी हमारा अलग अलग आया, टैक्स अलग अलग आया, पैट अलग अलग आया। तो ये सब दे रखा है। तो कह रहा कौन सा काम करना चाहिए, ओल्ड मशीन को चलने देना चाहिए, न्यू मशीन को लेना चाहिए, मतलब इसका रिफर्बिशमेंट करना चाहिए, ये करना चाहिए। बहुत सारा डेटा दिया होगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, कुछ फ्लो बता रहा हूं उसको फॉलो करना है। ये देखो क्या करना है, कह रहा है आपको इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस का ध्यान रखना है। कैसे करना है मैं आपको यहां से समझाऊंगा, बेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, कह रहे आप क्या निकालो, बेस फॉर डेप्रिसिएशन निकालो। व्हाट इज बेस फॉर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। देखो ये वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, पीबीटी दे रही है। इसमें अगर मैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड बैक कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पीबीडीटी मिलेगा। कह रहा है ये तुम्हारे धंधे ने कमा के दिया, आपकी चाहे कोई सी भी मशीन हो, ओल्ड हो या न्यू मशीन हो, कह रहा है उसमें हमने डेप्रिसिएशन जो मेरा है उसको हटाओ। बेसिकली ओल्ड मशीन से जो कमाई हो रही है और जो न्यू मशीन से जो कमाई हो रही है ना, उस कमाई को हम अगर निकालें तो पीबीडीटी है। डेप्रिसिएशन एक्चुअली में खर्चा है नहीं ना, बट हम दिखा देते हैं। यहां पे जो पीबीटी निकला वो कमाई बता रहा है, बट डेप्रिसिएशन ये खर्चा नहीं है, बट इसको दिखा रहा है। कह रहे इसको हटा, सबसे पहले इसको हटा, तो बचा हुआ क्या आया मेरा पीबीडीटी आया। तो ये मेरे बिजनेस की कमाई बता रहा है। कह रहे ये कितना इंक्रीज हुआ, पहले ये देख। कह रहे 80,000 इंक्रीज हुआ। कह रहे
अच्छा इंक्रीज है, बढ़िया बात है। नाउ कह रहे अब देखो इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो कितने हुए, ये 80,000 कमाने के लिए आपने कितना एक्स्ट्रा खर्चा किया, कह रहे इस पर देखते हैं। कह रहे हमने जो है मशीन बाय करी है और हमने न्यू मशीन बेची है, तो एक्स्ट्रा खर्चा कितना किया हमने, सॉरी ओल्ड मशीन बेची है, न्यू मशीन बाय करी है, तो न्यू मशीन बाय करी, ओल्ड मशीन बेची, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना वैल्यू खर्चा हुआ, 3.5 लाख। मतलब 3.5 लाख खर्चा करके आपको 80,000 रुपए का इंक्रीमेंटल क्या मिल रहा है, पीबीडीटी मिल रहा है, मतलब इंक्रीमेंटल अर्निंग मिल रही है। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अब मेरा डेप्रिसिएशन अगर डब्ल्यूडीवी मेथड से देखेंगे ना, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन मशीन का कैसे चल रहा है वो मुझे एक पूरा एनपीवी का आउटलाइन बताएगा। तो अब पीबीडीटी से अगर हम फ्लो को आगे डिस्कस करते हैं, तो पीबीडीटी से कैसे चलता है मेरा फ्लो, सर पीबीडीटी में से डेप्रिसिएशन माइनस होता है, तो मेरे को क्या मिलता है, मेरे को पीबीटी मिलता है, फिर इसमें से टैक्स माइनस होता है, मुझे पैट मिलता है, इसमें से सर फिर मेरा क्या होता है, वापस से डेप्रिसिएशन ऐड बैक होता है, तो मुझे सीएफएटी मिलता है। तो मैंने ये निकाला, पीबीटी से डेप्रिसिएशन माइनस किया, पीबीटी निकाला, पैट निकाला टैक्स माइनस करके, फिर मैंने उसमें क्या किया, वापस से डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया, सीएफएटी निकाल दिया। यही काम मैंने यहाँ पे आपके लिए किया है, समझ में आया, ठीक है, यही काम मैंने ये किया। ओके, सो अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 26,250 वैल्यू कहाँ से आई है यहाँ पे, और ये हर बार क्या हुआ है, देखो मेरे को डेप्रिसिएशन कहीं शायद दे रखी है वैल्यू की 7.5% के आसपास है, डेप्रिसिएशन 7.5% है, तो इसका मतलब क्या है, मेरी जो वैल्यू होगी ना, ये मेरे जो एसेट की इंक्रीमेंटल वैल्यू होगी उसका 7.5% डेप्रिसिएशन है। अगर आप करोगे ना 3,50,000 का 7.5%, ये आपका डेप्रिशिएबल बेस आ जाएगा, 3,50,000 का 7.5%, ये देखो 26,250 आया। अब डब्ल्यूडीवी में ना एक शॉर्टकट होता है, कह रहा है कि डब्ल्यूडीवी क्या करता है, मेरा नया जो वैल्यू बनेगा ना, दैट इज 3,50,000 माइनस का दिस वैल्यू, इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अगर आप शॉर्टकट में निकालना चाहेंगे ना, तुम क्या करो, इसका 7.5% माइनस कर दो, तो आपका नेक्स्ट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अगेन इसका 7.5% माइनस कर दो, आपको नेक्स्ट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस मिल जाएगा, अगेन माइनस कर दो, ये मिल जाएगा, एंड सो ऑन करके आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल सकते हो। अब पीबीटी में से अब कुछ के नहीं है, कैलकुलेशन है, पीबीटी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, पीबीटी आया, इसमें से टैक्स माइनस किया, पैट आया, पैट में वापस से डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया, सीएफएटी आ गया, तो मेरे को सीएफएटी की वैल्यू मिल जाती है ऐसे, ठीक है, मिल गई सीएफएटी की वैल्यू। अब ये मेरा कैश फ्लो हर साल का है, मुझे इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करने पर पता चलेगा मेरा एनपीवी कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट का। तो मैंने इसका डिस्काउंटिंग किया, जो मेरा रेट दे रखा था, मेरा डिस्काउंटिंग रेट आई थिंक 10% है ना, मेरा डिस्काउंटिंग मेरा KO क्या है, मेरा 10% का रेट है, तो मैंने 10% पे डिस्काउंटिंग करी, तो मेरे जो इन्फ्लोज आए प्रोजेक्ट के वो 3,81,102.44 आया। और सेल्वेज वैल्यू, ये तो मेरी कमाई आई, कह रहे सेल्वेज वैल्यू जो मेरा प्रोजेक्ट के अंदर में सेल्वेज वैल्यू आया, उसकी मैंने क्या करी, इंक्रीमेंटल सेल्वेज वैल्यू का मैंने क्या किया है यहाँ पर, उसका भी डिस्काउंटिंग किया, क्योंकि वो मुझे एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में मिलेगा, तो मुझे वो भी ऐड कर दिया। इसमें से जो मेरा प्रोजेक्ट का इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो वो माइनस किया, तो मुझे प्रोजेक्ट का एनपीवी मिल गया। अब ये अगर एनपीवी आपका पॉजिटिव आया, तो आप मशीन नहीं बाय कर लो, वरना मत करो, क्योंकि ये क्या बता रहा है, मेरे बिजनेस में कितना इंक्रीमेंटल एनपीवी मिल रहा है, इससे मुझे पता चलता है कि मेरा बिजनेस मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, समझ में। तो इसके स्टेप्स वगैरह सब कुछ मैंने लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इट्स दैट्स ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ये खत्म होता है। अगर मजा आया हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा हमने आपको जो पढ़ाया, जो समझाया है। मैंने कोशिश करी है कि आपको ये चैप्टर में जितने एग्जाम्पल्स दे सकूँ, वो एग्जाम्पल के थ्रू से आपको ये पूरा चैप्टर क्लियरली समझाऊँ, ठीक है। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प में चैप्टर खत्म होता है। ऑब्वियसली अभी कुछ क्राइटेरिया बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसमें हमारे हैं, हमने क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मैं कुछ भी डिस्कस नहीं किया अभी आपके सामने, जो मैंने क्लासेस में डिस्कस किया। क्लासेस में ये पर्टिकुलर चैप्टर हमारा आई थिंक मोटा मोटा 25-30 घंटे लेके गया था मिनिमम, मुझे जितना याद आ रहा है। अब ऑब्वियसली मेरे को उसको रिवाइज कराना, तो क्रिस्प में रिवीजन है, आप चाहो इसकी जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड इस चैप्टर पे कमांड बनाओ। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, विद द चौपाटी, लव यू ऑल, सी यू सून।